गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। और प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे। कभी कभी कहा जाता है कि एक सीधे हाथ से लगाओ, एक उल्टे हाथ से लगाओ, या कभी कभी कहा जाता है पहले प्यार करो फिर एक लगा दो, ताली बजा दो, ताली बजा दो। ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सियासत में नजर आ भी रही हैं वैसे। अच्छा, अब क्या हुआ है नया? नया कहूँ या ऐसा लगता है रोज के मामलात इस तरह से अब चलना शुरू हो गए कि अब तो समझ ही नहीं आते कि बाकी नया क्या हो रहा है। नया कहूँ कि रिपीट टेलीकास्ट कहूँ? रिपीट टेलीकास्ट कह चले। आपको याद है चंद रोज पहले जो बिलावल साहब से मुतालिक ज़रदारी साहब ने कहा था अभी अंडर ट्रेनिंग है, अभी इसको सीखने की बहुत जरूरत है, लेकिन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी थे, कोर्स करने दुबई भी गए थे। कोर्स करने दुबई भी गए थे, पूरी फैमिली गई थी ना। उनको थोड़ा जो उन्होंने सीखा है वो ट्रांसफर कर रहे थे बच्चे। तो फिर अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? कल जलसा हुआ, यौम तासीस था पीपल्स पार्टी का। और कल ज़रदारी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा, अब आप देखिएगा कि दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। क्या कहते हैं? बिलावल पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेगा, ये उनको यकीन है। फिर कहते हैं बिलावल की जो पहचान थी वो अपने नाना की वजह से थी। फिर कहते हैं वज़ीर ख़ारजा बनकर अपनी शनाख्त बना ली। फिर कहते हैं सपोर्ट करनी है, तरबियत करनी है। फिर कहते हैं नौजवानों का लीडर बनाना है। फिर कहते हैं जो हमें आता है बिलावल को सिखाना है। फिर कहते हैं बिलावल को यूथ का आज कल और परसों का लीडर बनाना है। कौम को लीडर चलाते हैं, अफसोस कौम को लीड करने वाले को पीछे खींचने वाले बहुत सी कुव्वतें होती हैं। यानी एक तरफ ज़रदारी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनेंगे बिलावल भुट्टो, साथ ही कहते हैं उनकी तरबियत करनी है। तो मेरा सवाल ये है, बल्कि मेरा ख्याल है सबका सवाल ये होगा कि क्या वज़ीर आज़म बना के तरबियत करनी है? अच्छा, वज़ीर आज़म बना के तरबियत करनी है और साथ में ज़रदारी साहब के नारे लगवाए हैं बिलावल ने। अब बड़ी कन्फ्यूजन सी एक वो भी क्रिएट हुई हुई नज़र आ रही है, समझ नहीं आ रही सारी चीज़ों की, सिनेरियो क्या सामने आ रहा है। बट एट द सेम टाइम सवाल वही है, अगर आपका बेटा, क्योंकि अब ये ख़ानदानी सियासत वाली बात है तो फिर है ख़ानदानी सियासत वाली बात, अगर आपका बेटा अभी अंडर ट्रेनिंग है और उसको अभी सीखने की ज़रूरत है और अभी आपकी जो लीडरशिप स्किल्स है आप उसको सिखा रहे हैं, आप उसमें मुंतकिल कर रहे हैं और आप लोगों को भी ये कह रहे हैं कि अभी हमें उसे मज़ीद सिखाना है, और आपने उसको वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बनाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि जी वो उम्मीदवार है। हो सकता है सिर्फ बातें हो, वैसे इसको आप इस तरह से क्यों नहीं समझती सबीन? के अक्सर हम पेरेंट्स को देखते हैं ना, जब बच्चे जिद करते हैं, हाँ, पेरेंट्स कहते हैं हाँ ठीक है कर देते हैं, पीछे कुछ और करते हैं जी। ओह, हो सकता है, यू नेवर नो। तो ज़रदारी साहब ने कुछ ऐसे ही कहा था ना कि आजकल हर घर में बच्चे कहते हैं बाबा आपको कुछ नहीं पता, जिद करते हैं आपको कुछ नहीं पता, और ये सारी चीज़ें सामने आ रही होती हैं। बट एनी हाउ, कौम का सवाल यही है कि क्या इस तरह की जब चीज़ें सामने रही। अच्छा, ज़रदारी साहब नज़र आ रहा है कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट बिलावल। उनकी बातों से, इससे पहले इंटरव्यूज़ में भी जो उन्होंने बात की है और उसके बाद भी कल जिस तरह से उन्होंने जलसे में बात की है, वहीं पर भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सन, कि वो वाली स्किल्स अभी उसमें मौजूद हैं जो उनकी बातों से नज़र आ रहा है, जो उनके नारों से नज़र आ रहा है। चलें, एक ये तो बात होगी पीपल्स पार्टी की। मैं एक बात ज़रा नून लीग से मुतालिक भी करना चाहता था। दानियाल अजीज़ साहब ने भी एहसन इकबाल पर तनकीद कर दी है। अच्छा, दानियाल अजीज़ साहब कहते हैं कि मुल्क में महंगाई का जिम्मेदार जो है एहसन इकबाल साहब है। ये अब नून लीग के अंदर हो रहा है, तो इस पर ज़्यादा बात नहीं करते, बस सिर्फ बताने का मकसद है कि हर पार्टी के अंदर चीज़ें चल रही हैं। बढ़ते हैं आगे, कहीं ना कहीं जी आम इंतखाबात, कहीं ना कहीं PTI में कुछ ऐसा ही हो रहा है। exactly. बढ़ते हैं आगे। मुल्क में आम इंतखाबात की अगर बात करें, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई है। ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी, 10 माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें होंगी और कौमी असम्बली का ऐवान 336 नशिस्तों पर अब मुश्तमिल होगा। हल्का बंदी की जो नई फहरिस्त है उसके मुताबिक मुल्क भर में सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब असम्बली की बात करें तो जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध में 130, KP में 115 और बलूचिस्तान में 51 जनरल नशिस्तें होंगी। और ये हल्का बंदियाँ डिजिटल मरदमशुमारी के तहत मुकम्मल की गई हैं, तो यानी नई हल्का बंदियाँ हो गई हैं जी। एग्जैक्टली। अच्छा, अब लोगों को वही वाली बात हम कहेंगे कि आपने वोट ज़रूर देना है ऑब्वियसली, और ज़ाहिर तैयारियाँ साथ साथ मुकम्मल हैं। 8 फरवरी को आप सब ने बाहर निकलना है अपने लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए आपने वोट कास्ट करना है। और कराची वालों को भी इस बार जरा बड़ा सोच समझ के वोट कास्ट करना है, क्योंकि कराची की भी नशिस्तें बड़ी चेंज हुई हैं। सूबाई और कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली की 1 नशिस्त में इजाफा हो गया कराची में, और सूबाई असम्बली में की 4 नशिस्तों का इजाफा हुआ है। ज़रा कराची की आबादी हमने देखा जिस तरीके से बढ़ी है, तब कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 46 नशिस्तें कराची की होंगी। चले जी, ज़बरदस्त चेंजेस आई हैं सामने। लेकिन चलें, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि एक काम होता, एक डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है कि हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, और ये एक बड़ी अच्छी। मुझे ये याद आया सबीन कि जिस वक्त
कॉमन ऑफ काउंसिल एंड ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी, जब ये मरदमशुमारी को अप्रूव किया गया था, उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि इसलिए अप्रूव किया जा रहा है, जो कि पहले सिंध भी नहीं, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर रही थी। अप्रूव इसलिए किया, उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया कि कोई नशिस्तें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। बातें तो बहुत सारी सामने आती हैं ऑब्वियसली, बट जाहिर है चीज़ें तो वही होती हैं जो होनी होती हैं। ठीक, आज 1 दिसंबर भी है, ये आपको पता और हमें पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 1 दिसंबर। अच्छा, 1 दिसंबर है तो पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, ज़्यादा हुई है? उसी जगह पर बरकरार रही है। आपको हमने चंद रोज पहले बताया भी था, खकान नजीब साहब मौजूद, उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर हालात को देखा जाए तो लगता है कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर पेट्रोल पे चेंज तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ डीजल में जरूर चेंज हुआ है। डीजल सस्ता हुआ है, कितने 7 रुपए लीटर सस्ता हो चुका है, और कीमतों में रद्दोबदल के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है हुकूमत ने। मिट्टी के तेल की कीमत की अगर बात करें तो उसमें 3 रुपए 82 पैसे कमी, लाइट डीजल 4 रुपए 52 पैसे सस्ता हो चुका है, और नई कीमतों का इतलाक जो है वो हो चुका है। अच्छा चलें, ठीक है, बड़ी नहीं है प्राइस तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन वो वाली बात है बढ़ा देते हैं 30-35 रुपए और उसके बाद 5-5 रुपए, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए, या फिर कीमत को बरकरार रखा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल सस्ता है, अभी भी सस्ता बिल्कुल नहीं है, मजीद महंगा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी महंगा जरूर है। बिल्कुल ठीक है जी। थोड़ी बात छुट्टियों की भी कर लेते हैं। बच्चों की छुट्टियां अभी स्टार्ट नहीं हुई नहीं है, अच्छा, होंगी, अनाउंस हो गई हैं जी। सिंध भर में 22 दिसंबर से मौसम सरमा की तातीलात होंगी, विंटर वेकेशंस होंगी, और महकमा तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, छुट्टियों के बाद निजी हो या सरकारी तालीमी इदारे 1 जनवरी 2024 से खुलेंगे, अगले साल खुलेंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 18 दिसंबर से सर्दियों की छुट्टियां होंगी और स्कूल उनके भी अगले साल खुलेंगे। पंजाब हुकूमत का अच्छा, ये तो हम बता रहे हैं कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इससे मुताल्लिक हमने कहा जरूर शेयर भी करते हैं भी जरा। बहुत से स्कूलों में पेपर्स होते हैं, सभी इन पेपर्स के साथ ही छुट्टियां हो जाती हैं, फिर छुट्टियों के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। बच्चे बेचारों का छुट्टियां उनकी सारी टेंशन में गुजर जाती है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा इसके बाद। जो कारनामा किया वही होगा, ज़ाहिर है पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। और जब आपने स्मॉग की बात की थी, मतलब पोल्यूशन की बात, हम कह रहे हैं कराची में पोल्यूशन क्योंकि है, तो वो आज मैं सुबह ये जो सुन रही थी वो 2nd नंबर पे कराची अब आ चुका है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो ये अब मैं कल देख रही थी, कल केपी में भी पोल्यूशन का जिक्र हो रहा था कि वहां पर भी, हाँ, तो अब ये देखें एक शहर के, हम सिर्फ पहले सिर्फ हम पंजाब की बात कर रहे होते थे, हम लाहौर की बात कर रहे होते थे, लाहौर में स्मॉग बहुत ज्यादा है, और अब पोल्यूशन की अगर बात करें तो बाकी शहरों में भी हमें नजर आना शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसे, चूंकि जाहिर है जिस शहर में ज्यादा आबादी होगी, जहाँ पर ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी, वहाँ पर हमें ऐसे पोल्यूशन नजर आएगी। अच्छा, अब इसके असरात कितने ज्यादा होते हैं, देखिए वेदर चेंज और क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की जाए तो, और आलमी मौसम इदारे ने भी सभी ने इससे मुतालिक कहा है कि 2023 जो है वो तारीख का गर्म तरीन साल रहा है। यूएन का इदारा है WMO, इन्होंने ये इंतबा जारी भी किया है कि मुस्तकबिल करीब में सैलाब, जंगलात में आतिशज़दगी, बर्फ़ पिघलना और हीट वेव ऐसे वाक़यात की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो सकता है। ये वार्निंग WMO की जानिब से दुबई में COP28 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पेरिस मुआहदे के मकासद के हुसूल में नाकामी के हवाले से एक नए मुआहदे की ज़रूरत है, वरना मौसमियाती तब्दीलियों के बदतरीन असरात से बचना खासा मुश्किल होगा। तो ज़ाहिर है हम सबको कंट्रीब्यूट करना है इन ए पॉजिटिव वे, हालांकि हम सब इन नेगेटिव वे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। और सारी चीज़ें की मत रखें कि हुकूमत ने काम करना है तो करना है, ज़ाहिर है उन पर मीडिया भी प्रेशर बिल्ड करता है, और इसके अलावा बाकी लोगों की अगर बात करें तो मतलब बात तो हो रही होती है साथ साथ, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हम अपने ओन पे कुछ करें। खुद हर शख्स अगर अपनी इस्लाह करे और ख़ुद से आप मत जलाएं, जो आप जला रहे होते हैं, कचरा जला रहे होते हैं, फसलें जला रहे होते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रही होती है। तो अगर आप खुद से कंट्रोल करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली ये हालात नहीं होंगे जो कि इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। चलें, मेरा ख्याल मौजू को बदलते हैं सबीन। अब आपने जलाने की बात की, मैं बिल्कुल दिल नहीं जलाऊंगा, दिल जलाने की बात नहीं करूंगा, मैं एक जबरदस्त सी बात करने वाला हूं। गुड़ पसंद है? गुड़ पसंद, गुड़, हाँ गुड़ तो अच्छा लगता है सबको ना, मीठी चीज़ सबको अच्छी लगती है। ओके, पंजाब का गुड़ वैसे बड़ा मशहूर है, और आजकल उसका मौसम भी है कि जब गन्ने की कटाई होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो किसान है वो बेसिकली वहीं पर गुड़ बना रहे होते हैं, और जिसका ताल्लुक उस गांव से हो या उस गांव के रहने वालों से कोई आपका ताल्लुक निकल आए तो फिर आप तक गुड़ पहुंच भी जाते हैं, गिफ्ट भेजते हैं। अच्छा, अब ये सारा मकसद बताने का ये था कि मैंने सवाल करना था आपसे। मुझसे ना करें गुड़ के सवाल में, वैसे ही मीठा कम खाती हूँ। गुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप भी बताएं। मैं भी गूगल करती हूँ, देखती हूँ गुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जागरी। क्या कहते हैं? जागरी।
जॉगरी कहते हैं। ओके जी, ये मेरे लिए भी नई इन्फॉर्मेशन है जी। लेकिन जो हमने गुड़ की इतनी बात की है, तो गुड़ की खुशबू से महक रहा है मेरा पंजाब। यहाँ पर सर्दियों की सौगात गुड़ जिसे रवायती अंदाज में तैयार किया जाता है, मिठास हो और उसकी लज्जत हो, भरपूर देसी गुड़। किसान खुद भी लुत्फ उठाते हैं और तोहफे भी भेजते हैं। इस पर एक रिपोर्ट है हमारे पास, मिलकर देखते हैं। गुड़ बनाने का रिवायती तरीका बरसों पुराना है, जिसको किसान आज भी खुश दिली से अपनाए हुए हैं। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने का रस निकाला जाता है, जिसे बड़े बर्तन में उंडेलकर साफ किया जाता है। गन्ने के रस को आग पर कई घंटे पकाया जाता है। गुड़ में रिवायती रंगत लाने के लिए खाने के सोडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। फिर उसकी पेनियां बनाई जाती हैं। अपने इलाके का हद राधा होया है ते गन्ना गुड़ असा खुद तैयार करें, बेहतरीन देसी गुड़ है, खावन दा बेहतरीन लजीज है। हर साल चीनी की बजाय गुड़ इस्तेमाल करो। अल्हम्दुलिल्लाह गुड़ की बड़ी अहमियत है, बड़ा तेज चलता पे। अल्हम्दुलिल्लाह खावन च भी लाजवाब है, देखने च भी लाजवाब है। खुशबू और मिठास से भरपूर देसी गुड़ का किसान खुद ही लुत्फ नहीं उठाते, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को भी तोहफे के तौर पर भिजवाते हैं। राना वकास असलम, हम न्यूज, जतोई। ये आपने देखी है जैगरी की रिपोर्ट, राइट? ठीक है, हाँ। अब आप सबको मालूम हो गया कि जैगरी कहते हैं। नया लफ्ज इन्होंने आज सिखाया है, तो आज पूरा दिन हम यही लफ्ज बोलते रहेंगे। और यही सवाल हम सबसे करते रहेंगे, आपको पता है गुड़ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जैसे एक दफा पकौड़ों का हमने पूछा था, पकौड़ों का याद है? फ्रिटर्स कहते हैं। ओहो, याद है जी, याद है। चले जी, बढ़ते आगे। साइंसदानों ने खला में सब्जियां और मशरूम उगाने के लिए कैप्सूल तैयार कर लिया है। अच्छा, ताकि वहां पे जाएं तो उन्हें मसला ना हो और वहां पर जाकर फ्रेश सब्जियां खा सकें। हाँ, जैगरी गुड़ उगा सके। ठीक है जी। ये जो कैप्सूल है, ये फ्रांस की बायोटेक कंपनी ने अमरीकी खलाई इदारा नासा के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है और इसे खला में भेजने का तजुर्बा किया गया है। खलाई स्टेशन के अंदर इसे रखा जाएगा, जहां इसमें सब्जियां उगाई जाएंगी। इस प्रोजेक्ट से खलाबाजों को काफ़ी मदद मिलेगी, फ्रेश वेजिटेबल्स उनको मिलेंगी। और इस कैप्सूल की खास बात यह है कि मौसमियाती तब्दीलियों से भी ये महफूज रहेगा। नासा कई अरसे से खला में मशरूम और सब्जियां उगाने की कोशिश कर रहा था और अब हकीकत का रूप देने का वक्त आ गया है। ज़रा पहले रिसर्च होती है और उसके बाद चीज़ें सामने आती हैं, तो ये उससे जुड़ी एक खबर थी। ये अच्छी बात है। देखें कहाँ हम जा रहे हैं और किस तरह से हम रिसर्च के मैदान में भी। ये रिसर्च सिर्फ थोड़ी है, ये तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है चीज़ों की, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। एग्जैक्टली। तो रिसर्च से जुड़ी एक और खबर भी है। अमेरिकी साइंसदान है, उन्होंने सांस की नाली में पाए जाने वाले जो इंसानी खुलियात हैं, उससे नन्हे हयातियाती रोबोट बना लिए हैं। इसका नाम है जी एंथ्रोबोट्स। इन्हें एंथ्रोबोट्स कहते हैं इनको। और इंसान के जो तबाहशुदा खुलिये होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको दोबारा बहाल करने में काम आएंगे। जैसे हम बात करते हैं ना, आपके बोन मैरो से आपकी ग्रोथ हो सकती है दोबारा, वैसे ही उन्होंने ऐसे हयातियाती रोबोट तैयार किए हैं। क्या कहेंगे इसको? जेनेटिक रोबोट्स कहेंगे, कह सकते हैं, है ना? तो उससे अगर कहीं पर आपका कोई ऑर्गन खराब हो रहा है या जनरेशन की तरफ जा रहा है, तो ये उसको बेहतर कर सकता है। जबरदस्त जी, क्या बात है। अच्छा, अब आपको लेकर चलते हैं भारत। नए नए रिकॉर्ड तो वो कायम करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। कुछ चीज़ें थोड़ी अच्छी भी हो जाती हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती है, नो डाउट। जैसे भारतीय खातून ने सबसे लंबे बालों का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है। 46 साल खातून है ये, इनका नाम है जी सुमेता। इन्होंने आखिरी बार 14 साल की उम्र में अपने बाल कटवाए थे और अब इनके बालों की लंबाई 7 फुट 9 इंच हो गई है, जिसके बायस इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। खातून का ये कहना है कि वो कहते हैं कि जिस तरह से कहा जाता है ना कि बालों को, लंबे बाल जो है वो खूबसूरती की अलामत समझा जा रहा होता है, तो ज़ाहिर है उनके इलाके में, और वो कहती है कि उस टाइम पर भी लंबे बालों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो वो ट्रेंड फॉलो करते करते उन्होंने यही मुनासिब समझा कि वो अपने बालों को कभी ना काटे। तो उन्होंने 14 साल की उम्र के बाद, अब वो 46 साल की हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने बाल नहीं काटे और अब 7 फुट तकरीबन उनके बालों की लंबाई हो चुकी है और जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम कर लिया। अपने बालों का बहुत ज़्यादा वो ख्याल भी रखती हैं और वो आगे भी यही कहती हैं कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपने बाल कटवाऊंगी। मैं मतलब ज़िंदगी में, वो कहती है मैं बाल नहीं कटवाना चाहती हूँ, और वो ख्याल रखती हैं और इससे ज़्यादा अपने बाल बढ़ाना भी चाह रही हैं अब। अच्छा, इस वक्त जो मैं देख रही हूँ विजुअली, संभालती कैसे होंगी वैसे इतने बालों को? तो रुपंजिल वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पर। लेकिन जिसके लंबे बाल देखे हम यही कहते हैं रुपंजिल। हमारे अपनी कोलीग भी तो है ना, मैमूना, उनके भी लंबे बाल, उनके भी लंबे बाल हैं वैसे। उनसे कहेंगे आप जरा टफ टाइम दें इनको, अब आप भी और बड़े करें बालों में, अच्छी ऑयलिंग करें, अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें ताकि उनके बाल भी और लंबे हो जाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम भी आ जाए। इंडिया का बीट कर देंगे ना हम। अच्छा, आप भी बड़े कर रही हैं बाल? मेरे तो बड़े क्या, मेरे तो छोटे नहीं संभाले जाते। मैं क्या बाल लंबे करूँ? मैं यहाँ पे खड़ी
नहीं होते राइट से बाल ठीक कर ले, लेफ्ट से बाल ठीक कर ले, मेरे साथ तो यही होता रहता है। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। जनूबी कोरिया की बात करते हैं। यहाँ पर शरह पैदाइश में मुसलसल कमी के बायस जो रिश्ते कराने का इंतज़ाम है वो शहरी हुकूमत ने संभाल लिया है कि ज़्यादा रिश्ते हों, ज़्यादा शादियाँ हों और उनकी आबादी बढ़े। अच्छा। प्रोग्राम का 5वां मरहला जिसमें हम देख रहे हैं कि वहाँ की हुकूमत के ज़रिए एहतमाम एक बड़े इवेंट का इनेकाद किया गया और इसे जिस तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया गया तो इसमें जिस तरह से मुलाकातें लोगों की कराई गई कि ब्लाइंड डेट्स होती हैं। ब्लाइंड डेट्स एक तरह से वो कहते हैं जो लोगों को मिलाएं ताकि लोग एक दूसरे को पसंद करें। ऑब्वियसली देखिए इनिशिएट तो करना होता है ना कि जहाँ पर रिश्ते अगर नहीं आ रहे तो वहाँ पर एक अच्छा मैच तलाश करने के लिए लोगों की मुलाकातें हों और मुलाकातों में वो एक दूसरे को पसंद करें और ऑब्वियसली अगर वो ये बेहतर समझते हैं कि फ्यूचर में साथ चल सकते हैं तो वो एक रिश्ते में बन जाए। क्या बात है। और ज़ाहिर है इसमें बहुत से लोग जो शरीक हुए उन्होंने कहा कि ये अच्छा एक इनिशिएटिव है और इससे हमें जीवन साथी चुनने की एक ऑप्शन मिल जाती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, शादियों की बात हो रही है तो शादियों का सीजन तो वैसे ही अब तो मुबारकबादों का सिलसिला भी ज़ाहिर जारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हर किसी की फैमिली में शादियां हो रही हैं कहीं तो वैसे इमामुल हक की शादी याद है ना, अभी तो हुई है, तो हुई थी। हाँ। और वो जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो शादी करने के बाद मीडिया और सोशल मीडिया पे वायरल हैं और उनकी बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो उन्होंने वाइफ का इंस्टा अकाउंट शेयर करके कहा कि इसके अलावा और कोई अकाउंट भी नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो क्रिकेटर्स की वैसे तो फेक अकाउंट्स बनना शुरू हो जाते हैं और फेक अकाउंट्स अगर ना बन रहे हो तो मतलब वैसे ही लोग पता नहीं किन किन अकाउंट्स पे जाकर उसको फॉलो कर रहे होते हैं और टैग कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे साथी होते हैं ना, किसी दोस्त की शादी हो जाती है तो साथी ये कह रहे होते हैं, अक्सर दोस्त उनकी बात कर रहे होते हैं कि अब शादी के बाद हमें भूल ना जाना, हमें वक्त जरूर देखें, वक्त हमें जरूर दें। तो इमामुल हक को भी बाबर आजम ने कुछ इस तरह से कहा कि आप जो है अब जो है हमें वक्त जरूर दें। तो सोशल मीडिया पे वहीं पर उन्होंने इमामुल हक ने भी आगे से उनको यही बात की कि मैं टाइम दूंगा, मैं भूला नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, बढ़ते हैं आगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आम इंतखाबात की अगर बात करें, आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है और कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई है। आज इसी पर हम बात भी करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब साथ मौजूद हैं। कंवर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कंवर साहब, इसे एक रूटीन प्रोसेस समझा जाए या यूँ समझा जाए कि जो अफवाहें थी इलेक्शन को डिले करने से मुताल्लिक, कुछ जमातों की तरफ से भी खदशात का इजहार किया जा रहा था, कुछ एप्लीकेशंस भी आ रही हैं अदालतों में, अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन से अपने ड्यू प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल समझ जाए कि एक मोहर सब की गई है कि बिल्कुल रूटीन के प्रोसेस है और रूटीन से हम चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने रोड मैप के तहत जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो रोड मैप 17 अगस्त को दिया था, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये बाकायदा सरकारी तौर पर अपना बताया था कि हम 30 नवंबर को हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन कर देंगे और इसी दौरान में इंतखाबी फरिश्तों की नजरसानी भी साथ साथ होती जाएगी और वो भी हम 30 नवंबर तक तमाम इंतखाबी फरिश्ते भी तैयार कर लेंगे असर 9 हल्का बंदियों की रोशनी में। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा था कि जो ही हल्का बंदियाँ तो हम नोटिफिकेशन करेंगे उसके चंद 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम नया इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर देंगे। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने तमाम स्टेप मुकम्मल कर लिए हैं। 30 नवंबर को उन्होंने हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन कर दिया और 30 नवंबर को ही इंतखाबी फरिश्तों के बारे में उन्होंने सरकारी बयान जारी किया कि हमने 12.5 करोड़ वोटर्स की प्रिंटिंग मुकम्मल हो गई है, जो हमने नादरा से करवाई है। नादरा एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इदारा है, तो उन्होंने इस लिहाज से हमारी जो इंतखाबी फरिश्ते बनी हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनी है, जिसमें तस्वीर भी शामिल हैं सबकी, मर्द औरत जो वोटर्स हैं। लेकिन जो उम्मीदवारों को जो इंतखाबी फरिश्त की जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इंतखाबी फरिश्त दी जाएगी उसमें तस्वीरों वाला नहीं होगी। तस्वीरें सिर्फ रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दी जाएगी ताकि वो अपना वोट की शिनाख्त कर सके। ये बड़ा एक अच्छा कदम उठाया। तीसरा, उन्होंने ये किया कि रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट मुकम्मल कर ली पूरे पाकिस्तान भर में। कौमी असम्बली के लिए 266 और सूबाई असम्बलियों के लिए 593, ये सारी जो है वो भी तमाम तैयारियां मुकम्मल। और चौथा, उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया। इसके बाद मीडिया का इंटरनेशनल जो आ रहे हैं हमारे ऑब्जर्वर, उनका भी सब तमाम तैयारियां मुकम्मल है। 1 दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शेड्यूल जारी हो जाएगा।
तो चलें, ये बड़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह की अफवाहें सामने आ रही थी और जिस तरह की रुकावटें सामने आ रही थी वो तमाम दम तोड़ती हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके बाद ऑब्वियसली क्या हल्का बंदियों के हवाले से अगर एक छोटा सा आप कमेंट करना चाहें, क्योंकि प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, अनाउंसमेंट्स क्योंकि हो रही हैं, तो क्या एतराज़ात भी अब आ सकते हैं और उन एतराज़ात को किस तरह से केटर किया जा सकता होगा? देखिए जी, इतराज़ात तो हर लम्हे होते रहते हैं। अब इन्होंने इतराज़ात तो उन्होंने सुने हैं, अपने बाकायदा फुल बेंच ने, इलेक्शन कमीशन ने उनके तमाम इतराज़ात सुनने तो ये हतमी फैसला किया। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसके बावजूद भी वो अदालत जाना चाहे तो ज़ाहिर है वो एक रास्ता खुले। एक कमेंट और भी कमर साहब, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, ज़ाहिर है ये एक जिम्मेदारी है, वक्त की ज़रूरत भी है, माजी में बड़े सवाल भी उठते रहे हैं। अभी तक के सारे हालात को देखते हुए, इलेक्शन कमीशन की तैयारियों को देखते हुए आपको क्या नज़र आ रहा है माजी के इंतखाबात की निस्बत? ऐसी क्या नई चीज़ें, कुछ आपने पॉइंट्स हाईलाइट भी किया, ऐसी क्या नई चीज़ें जो हो रही हैं टू मेक श्योर कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों? इसमें फ्री जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का सबसे बड़ा अहम किरदार हमारे मीडिया का ताकतवर होना है। मीडिया का हर नुमाइंदा पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होगा और मीडिया के नुमाइंदे की मौजूदगी में कोई भी गलत काम या इलेक्शन में धांधली, गड़बड़ या इसके बाद जो कंवर साहब क्या ये मुमकिन है हर पोलिंग स्टेशन में मीडिया का नुमाइंदा होना? ये तो मुमकिन नहीं है। नहीं, बाकायदा तकरीबन 50,000 के करीबी सिविल सोसाइटियों ने अपने ऑब्जर्वर भी अपॉइंट कर दिए हैं। अच्छा। जो कि 50, जो कि 1 लाख पोलिंग स्टेशन है तो 2 पोलिंग स्टेशन को कवर कर लेंगे जो ऑब्जर्वर जो होंगे। इसी तरह मीडिया भी कवर करेगा। मीडिया का जो ब्रेकिंग न्यूज जारी करेगा, अगर कोई गड़बड़ खबर हो गई तो मीडिया की मौजूदगी में, ऑब्जर्वर की मौजूदगी में। और उसके बाद ये हमारे एक और बड़ी अहम बात है, आखिर बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी ने किसी के मामले अपना झुकाव नहीं करना, उन्होंने अपना मुस्तकबिल देखना है और वो मुस्तकबिल जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हाथ में है। अगर किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत काम किया तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनके खिलाफ सख्त डिसिप्लिन एक्शन लेगा और उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। और ज़ाहिर एक्शन लेना भी चाहिए और यही वक्त का तकाजा भी है। बहुत शुक्रिया कमल दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। कराची से कल एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ। एक माँ और उसके 3 बच्चे, उनकी लाशें एक घर से बरामद हुई, जिसके बाद उस औरत के शौहर को गिरफ्तार किया गया और कहा यह जा रहा है कि वो नशे का आदी था। ज़ाहिर है भी इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी है, चीज़ें सामने आनी है, लेकिन जो औरत है उसके भाई ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया है कि ये उस औरत के शौहर ने किया है। और दूसरा ये भी कहता है कि हमें मालूम नहीं था कि ये शख्स अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, खानदान की तरफ से ज़ाहिर है ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। लेकिन अभी तक की क्या डेवलपमेंट है और क्या तहकीकात अमल में लाई जा चुकी हैं, कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है, इसी वाले से बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद अवान ने हमें ज्वाइन किया है। साजिद, ज़रा बताइएगा क्या मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म किया है अभी तक या नहीं किया, और क्या आपके पास तफसीलात मौजूद हैं? जी देखिए, गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया था गुलिस्तानी जौहर के इलाके में, जहाँ पर शेर मोहम्मद गोट एक मकाम है, जहाँ पर एक घर से 3 बच्चों और एक खातून की लाश बरामद हुई और उसके बाद पुलिस की जानिब से जो इब्तदाई मरहले में तफ्तीश है उसे मुकम्मल किया गया है। और यहाँ आपको बताते चलें कि जो उस लड़की के जो खातून हैं जो इस वाक़े में जाँबाग हुई हैं, उनका नाम साइमा है, जबकि उनके बच्चे 2 साला अहद, तकरीबन 6 साला शाहजैन और 8 साला अशद नामी ये बच्चे थे जिनकी लाशें वहाँ से बरामद हुई थी। तो पुलिस की जानिब से इस खातून के शौहर को जो है वो हिरासत में लिया गया और इब्तदाई जो तफ्तीश है उसे शुरू किया गया। तो जो ससुराल हैं उनमें उनके जो ससुर हैं खातून के, वो उनकी जानिब से बताया गया कि ये शख्स जो है वो नशा करता था और नशे की हालत में जो है वो ज़्यादातर रहता था। और इसी तरीके से उसके भाई को जब हिरासत में लिया गया तो उसकी जानिब से भी ये बताया गया कि ये शख्स जो है वो नशे का आदी था और प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपनी बेच चुका था, जिसकी वजह से वो दिमागी तौर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था। तो इस सूरत हाल में पुलिस की जानिब से जो शक का दायरा था वो उनके हस्बैंड पे ही था, तो उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद अब तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन मुल्ज़िम की जानिब से अब तक ये कबूल नहीं किया गया कि उसी की जानिब से ये जो है वो इंतहाई इक़दाम जो है वो उठाया गया है। ताहम पुलिस की जानिब से इस वक्त जो है वो तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ज़ेर हिरासत उसका भाई भी है उस शख्स का, जिसे जो है इस वक्त पुलिस इंट्रोगेट कर रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया साजिद, आपने हमें अपडेट किया। इससे मुताल्लिक नाज़रीन बढ़ेंगे, दीगर मामलात डिस्कस करते हैं, एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। अक्सर सबीन एक जुमला हम सुनते हैं कि सरकारी इदारे परफॉर्म नहीं कर रहे, इदारे परफॉर्म नहीं कर रहे। शिकवा किया जाता है कि अगर उनको कंपेयर किया जाए
प्राइवेट इदारों की निस्बत तो वहाँ पे चीज़ें बेहतर होती हैं। वो ये भी कहा जाता है कि शायद इसलिए कि ट्रांसफरेंस एंड पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जो प्राइवेट इदारे होते हैं उनके पास वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो भी कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली उनको वो स्पेस दी जाती है परफॉर्म करने की। और अगर सरकारी इदारों की अगर हम बात करें तो आए दिन हम तो खुद खबरें शेयर कर रहे होते हैं कि एक को निकाल दिया गया, एक को जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है किसी की। एक शहर में अगर किसी ने काम करना शुरू किया है तो अभी वो काम शुरू ही करता है, किसी दूसरे शख्स को तैनात कर दिया जाता है और ऑब्वियसली हुकूमत जब बदलती है तो वो प्रोजेक्ट ठप कर दिए जाते हैं या उनको रोक दिया जाता है। और ब्यूरोक्रेसी में भी आप देखें ना कि जिस तरह से तब्दीलियां की जाती हैं, स्पेशली गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं या अदरवाइज भी ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स पर हम जब बात करते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह पर ये कहा भी गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ऑफिसर्स पर कि ज़ाहिर है ट्रांसफ़र ना कर दिया जाए, उधर पोस्टिंग ना कर दी जाए, तो ज़रा ये मामला होता है। ऐसे में कमिश्नर क्वेटा हमजा शफकात उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने भी ये जिक्र किया कि जिस तरह से सरकारी इदारे हुकूमत के प्रेशर में काम करते हैं तो आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं ले सकते। और जिस तरह से वो कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन है, ज़ाहिर है वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन एक जेनेरिक उन्होंने बात की है कि किसी भी इदारे की बेहतरी तब हो सकती है जब उस इदारे का जो कंट्रोल उस शख्स के पास हो जो कि एक वैसा फैसला इंडिपेंडेंट ले सके कि जिससे किसी से उस तरह से डायरेक्शन ना लेनी पड़े। तो हमने सोचा कि ज़रूर इस पर हम बात भी करते हैं। तो आज हमें हमजा शफकात साहब ने ज्वाइन किया। हमजा साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। हमजा साहब, जिस ट्वीट का मैं हवाला भी दे रहा हूँ कि सरकारी इदारों के सरबराहान को जिस तरह हर चंद माह बाद तब्दील किया जाता है, हम खुद देखते हैं, इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक ट्वीट किया, हम खुद देखते भी ऐसा होता है और इसलिए इदारों में बेहतरी नहीं देखते और कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता। तो कोई ऐसा इदारा है, जिस आपने भी ये सवाल किया कि आपको बताया जाए कि क्या कोई इदारा है जहां इस किस्म का प्रेशर ना हो, तो हम ज़रूर चाहते हैं ज़रा इसकी वजाहत भी कीजिएगा। आपने ये अमूमी देखा है ये रवैया या क्या अब ज़्यादा हो गया है? जी, बहुत शुक्रिया। बेसिकली मैं बात तो सिविल सर्विस और सिविल सर्विस के इदारों की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि हमारे आइन के मुताबिक मुल्क में बहुत सारे इदारे हैं। कुछ ऐसे इदारे हैं जिनको आइनी प्रोटेक्शन हासिल है, जैसे कि हमारी जुडिशरी है, जैसे हमारी आर्मी है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। इन सबको तो आइनी तौर पे प्रोटेक्शन हासिल है, इनको आर्बिट्रेरीली चेंज या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन मेनली जो सिविल सर्विस के इदारे हैं, जैसे कि हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या हमारी डिविजन्स होती हैं या हमारे ज़िले होते हैं या हमारे थाने होते हैं, तहसीलें होती हैं, वहाँ पर कोई भी ऑफिसर जो है उसका टेन्योर प्रोटेक्टेड नहीं होता। उसको किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे, कभी भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। खैर, इसमें इसके कुछ फवायद भी होते हैं कि अगर कोई ऑफिसर गलत काम कर रहा है तो हुकूमत फौरी तौर पे एक्शन करके उसके खिलाफ काम कर देती है। लेकिन इसके फिर नुकसानात भी होते हैं। अगर हम एवरेज टेन्योर देखें ऑफिसर्स का, तो पूरे पाकिस्तान में थानों के अंदर 4-5 महीने के अंदर एसएचओ नहीं रहता। हालांकि एसएचओ अगर 3 महीने 4 महीने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो वो उसको तो अपने इलाके का पता ही नहीं चलेगा, वो तो अभी रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं कर सकेगा और उससे पहले उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। इसी तरह जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको 6 महीने में तो बात समझ आती है और अगर 8 महीने बाद उनका ट्रांसफर हो जाए या डिविजनल कमिश्नर्स का इस तरह ट्रांसफर हो जाए या सेक्रेटरीज का ट्रांसफर हो जाए, तो ये ओवरऑल जो उस इदारे की ट्रांसफर की वजह से जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स को बहुत नुकसान हो जाता है। प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान होता है। फिर नया ऑफिसर आता है, वो फिर 3-4 महीने लेता है, निज़ाम को समझता है। जब तक उसको निज़ाम समझ जाता है, चीज़ों का उसको ऑन होल्ड चीज़ें समझ आती हैं, उसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नॉर्मली जो हमारा एस्टा कोड है वो प्रोटेक्शन देता है कि किसी भी ऑफिसर को अगर लगाना है तो आप उसको 2 से 3 साल की कंफर्म टेन्योर दें और उसके बाद अगर वो सही काम नहीं कर रहा तो उसकी बाकायदा इंक्वायरी हो और उस इंक्वायरी के अंदर अगर साबित होता है कि ये सही काम नहीं कर रहा तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन पूरे मुल्क में 1973 के बाद से जो तमाम हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको आर्बिट्रेरी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन खत्म कर दी गई है और उनको हवाले कर दिया गया है कि उनको विम्स एंड विशेस पे ट्रांसफर। अच्छा हमजा, सीएसएस अफसरान की अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा था कि इन पर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। गुज़िश्ता चंद बरसों की अगर हम बात करें तो हम अक्सर ये खबरें सामने आना शुरू हो जाती हैं कि कुछ अफसरान हैं उनकी अचानक मौत की खबरें आती हैं सामने और ये भी कहा जा रहा था कि शायद उन्होंने खुदकुशी कर ली है, सुसाइड कमिट कर लिया है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी तस्दीक होना और वो चीज़ें उस तरह से सामने नहीं आ पा रही होती हैं। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा बताएं कि किस किस्म का काम का प्रेशर होता है। देखिए, सिविल सर्विस के ऊपर मैंने भी रिसेंटली एक ट्वीट भी की थी कि सिविल सर्विस के ऊपर चेक करने के लिए जो सिविल सर्विस के बाहर के इदारे हैं वो तकरीबन 14 हैं। यानी कि अगर आपने एक डीसी है या एक कोई भी ऑफिसर है, एक सेक्शन ऑफिसर है, अगर उसने कोई बजट स्पेंड करना है तो उसका पहले प्री ऑडिट होगा। अगर उसमें गलती होगी है तो फिर उसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में केस जाएगा। उसी गलत एक्सपेंडिचर के ऊपर नैब भी एक्शन लेगी, एंटी करप्शन भी एक्शन लेगी, FIA भी एक्शन लेगी। साथ ही साथ अगर उसका उस काम में गलती है तो
पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली की, वो भी एक्शन ले सकती है, वो अरेस्ट भी कर सकती है। इस तरह सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी होगी उसी महकमे की, वो भी एक्शन ले सकती है। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी रिपोर्ट्स देती हैं जिसकी मर्जी के उनकी रिपोर्ट के बगैर प्रमोशन भी नहीं हो सकती। फिर उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो उनकी सालाना एनुअल स्टेटमेंट्स भी लेते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट्स भी लेते हैं, टैक्स रिकॉर्ड्स भी देखते हैं, वो भी उनको चेक करते हैं। और जो पेरेंट मिनिस्ट्री है वो अपने तौर पे मिनिस्टर या सेक्रेटरी जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर है वो भी उनको चेक करते हैं। तो नॉर्मली एक सिविल सर्विस के ऊपर 14 डिफरेंट महकमों का डायरेक्ट कंट्रोल है। डायरेक्ट कंट्रोल, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल नहीं है जैसे मीडिया के पास चले इनडायरेक्ट कंट्रोल है, लेकिन बाकी इन तमाम महकमों का डायरेक्ट कंट्रोल है। तो एक तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि एक ऑफिसर एक जॉब करते हुए वो कितने डिपार्टमेंट्स को आंसर देगा, फिर तो वो सारा दिन आंसर ही देता रहेगा। और हमने देखा भी है कि हमारे कई सीनियर ऑफिसर जो हैं वो हफ्ते में 3 दिन तो अदालतों में होंगे, बाकी 2 दिन ओम्बड्समैन के पास होंगे, बाकी 3 दिन नैब के पास चले जाएंगे, उसी दिन शाम को उनके सीनियर ऑफिसर्स के पास मीटिंग होगी, तो वो अपना काम कैसे करेंगे? ये तो एक खैर रूटीन का काम है। इसके अलावा प्रेशर्स का ये है कि मैंने आपको बताया कि जाहिर बात है सिविल सर्विस जो है उसने पूरे जिले के भी फैसले करने हैं, उसने पूरे डिपार्टमेंट के भी फैसले करने हैं। तो उन फैसलों के ऊपर भी जब आपके ऊपर 14 डिफरेंट महकमे बैठे होंगे तो आप किसके मुताबिक वो फैसला करेंगे, ये एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है नॉर्मली सिविल सर्वेंट्स के अंदर। सिविल सर्विस के ऊपर आप देखें कि जैसे अगर किसी की टांग टूट जाए और वो आगे से कहना शुरू कर दे कि नहीं यार टांग टूटी है, मैं प्लास्टर नहीं कराऊंगा, दवाई नहीं खाऊंगा, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। बेशक चाहे उसका जितना मर्जी भी ईमान हो जाए, वो बेशक सुबह योगा भी करता हो, वो स्ट्रेस की क्लासेस भी लेता हो, वो बाकी दोस्तों से मशवरे भी कर रहा हो, फैमिली से भी पूछ रहा हो कि यार मैं मेरी टांग टूट गई है। इस तरह जब दिमाग के अंदर भी आपका केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, आपके कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, या कुछ आपके जो भी आपके जहन के दिमाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ये एंजाइम्स होते हैं, अगर उनकी केमिकल इम्बैलेंस हो जाए तो बंदा बीमार हो जाता है। और बीमारी की वजह ये होती है कि उसकी डाइट ठीक नहीं है, उसको बार बार एंजाइटी में या बार बार पैनिक में आ रहा है, बार बार वो स्ट्रेस ले रहा है, वॉक नहीं कर रहा, तो उसके लिए उसको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी सिविल सर्विस में कल्चर ये बन गया है कि वो मेडिकल हेल्प नहीं लेते। ये हम तो बिल्कुल ही तो अमूमी रवैया बन गया है कि हम जाते नहीं। हमने कल भी इस पर बात की कि इवन सोसाइटल थॉट की जब हम बात करते हैं, ये आसपास लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो भी देखेंगे किसी का रवैया बदल तो नहीं गया, उसको वाकई फिर एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। अच्छा हमजा साहब, एक और मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा आपसे। जब हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हैं, हम पाकिस्तान की यूथ के पोटेंशियल की बात करते हैं कि कैसे उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जा सकता है। आप एक इदारे में भी मौजूद थे, तालीमी इदारे में, और आपने वहाँ पर जिस तरह आप टॉक करते हुए कह रहे थे कि ट्रेडिशनल मज़ामीन के बजाय मॉडर्न सब्जेक्ट्स की तरफ आना चाहिए और ऑनलाइन काम के स्किल्स सीखने चाहिए, इससे हमारी इकॉनमी बेहतर होगी। मैं ज़रूर चाहूँगा प्लीज़ इसको भी एलेबोरेट कीजिएगा, ये कितनी वक्त की अहम ज़रूरत है? देखिए हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो 70% से ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। और अगर आप उनसे पूछें, जैसे मैं अक्सर ग्रेजुएट से मिलता रहता हूँ, तो किसी ने जी आई.कॉम किया हुआ है, किसी ने बी.कॉम किया हुआ है, और उनसे पूछें जी आप बताएं आपके पास स्किल क्या है, तो कोई स्किल नहीं होता। किसी ने एमए किया हुआ है, किसी रीजनल लैंग्वेज में, पंजाबी में या पश्तो में या किसी लैंग्वेज में वो एमए करके बैठा हुआ है, या वो एमएड करके बैठा हुआ है। ये सारी वो डिग्रियां हैं जो आप डिग्रियां तो इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन इनका आपकी प्रोफेशनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं, आप इससे कमा नहीं सकते। आजकल का वो दौर आ गया है, और अभी दुनिया जितनी तेजी से रोबोटिक्स की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, तो फिर तो ये जॉब्स कम्प्लीटली रिडंडेंट होती जाएंगी। तो मेरा मशवरा बार बार स्टूडेंट्स को यही होता है कि वो स्किल हासिल करें, कोई भी स्किल हासिल करें। मैं आपको सिंपल स्किल बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ टूरिज्म के ऊपर अपने कोई कोर्सेज अपने कर लें और आप टूरिज्म की एक कंपनी खोल लें, तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी डॉक्टर और या सिविल सर्वेंट। अगर आप एक नर्स का कोर्स कर लें, नर्सिंग का कोर्स कर लें, साल 6 महीने के वो कोर्सेज हैं, वो करके आपको यूरोप में 3-4 लाख रुपए की तनख्वाह जो है वो आराम से मिल सकती है। और अगर आप बाहर सेटल हो जाएं तो फिर तो आप 20-20 लाख रुपया भी कमा सकते हैं। इस तरह कलिनरी कुकिंग के बहुत से कोर्सेज होते हैं। मतलब एक लातादाद किस्म की ऑप्शन है जिसमें आप स्किल सीखते हैं, उस स्किल में अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। और वो स्किल कोई भी हो सकता है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपका पैशन हो, आप उसको फॉलो करें। आप अगर ऑनलाइन, एक खातून है वो फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा गांव से है, उसको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके पास लैपटॉप है, वो लैपटॉप के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ ले। डिजिटल मार्केटिंग के 6 महीने कोर्स से आप महीने के अंदर लाख रुपया कमा सकते हैं घर बैठे हुए। यानी कि आपका पर्दा, चादर, चार दीवारी भी रहेगी, आप अपने कल्चर में भी रहेंगे, आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं, जाहिर है वो उस तरीके से सीख सकते हैं अगर जो लोग भी कमाना चाहते हैं। तो ये नए नए मेथड्स अपनाना, इनको इस वक्त का तकाज़ा है कि आप प्रोग्राम में बात भी करेंगे, प्रोग्राम भी आज हम आगे चलकर इस पे करेंगे कि आप सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटली आप किस तरह से कमा सकते हैं।
अच्छा हमजा, अब अगर बात करें इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो कोयटा के हवाले से बताइएगा कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ किस तरह से अभी जारी हैं, कितनों ने खुद से मुल्क छोड़ दिया है, कितनों को निकाला गया और अब मजीद कितने बाकी हैं? जी तकरीबन कोयटा डिवीजन के अंदर जो चमन है वहाँ पे सबसे ज्यादा मैस इनखला हो रहा है, और चमन को मैं खुद ही मॉनिटर कर रहा हूँ। चमन से हम तकरीबन 1,30,000 बंदा जो है वो एविक्ट कर चुके हुए हैं। उसमें 95% जो है 90 to 95% जो है वो वॉलंटरी रिटर्न है, और बाकी हमें अनफॉर्चुनेटली कईयों को एप्रीहेंड भी करना पड़ा है और कहीं नाकों पे या कहीं इस तरह पकड़े गए। क्योंकि ये फर्स्ट फेज था, इस फर्स्ट फेज में तो हमने वॉलंटरी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, उनको हेल्प भी किया है, असिस्ट भी किया है, गाड़ियां भी दी हैं, खाने भी दिए हैं, रजिस्ट्रेशन भी कराई हैं, और उनको समझाया भी है कि हम मुल्क से आपको निकाल नहीं रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अपने मुल्क में जाएं, पासपोर्ट लेके आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। पासपोर्ट लेके कोई भी पाकिस्तान में आ सकता है, वीजा लेके आप आ सकते हैं, कोई कदगन नहीं। अगर आपका कोई कारोबार भी है या आपके कोई पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी पासपोर्ट लेके वापस आ सकते हैं और आप अपने मैटर्स को लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी कामयाबी चल रही है। अब हम सेकंड फेज में आहिस्ता आहिस्ता एंटर हो रहे हैं। इवेंचुअली इस फेज को फिर टाइटन अप करते जाएंगे। जैसे पाकिस्तान में ये काम हो रहा है, इसी तरह ईरान में भी ये काम हो रहा है। वहां पर भी 7 लाख के करीब लोगों का जो है इनखला किया जा रहा है, और मेरे ख्याल में इसमें अपनी भी बेहतरी है कि वो अपने मुल्क में जाएं, उनके मुल्क में अपने सिस्टम में इनरिच हों। बाकी बिजनेस के लिए वो मोस्ट वेलकम, जब मर्जी आए, तालीम हासिल करने के लिए जब मर्जी हमारे मुल्क में, उसमें कोई ममानियत नहीं। और महंगाई को काबू करना और इंतज़ामिया जिस तरह से एक्टिव होनी चाहिए उसको एक्टिव करना, क्योंकि बहुत से लोग आपको टैग भी कर रहे होते हैं, शेयर भी कर रहे होते हैं कि यहाँ पर चीज़ महंगी है। कोयटा से मुताल्लिक़ खबर ये भी आ रही है कि तंदूर मालिकान जो हैं वो ज़्यादा पैसे जो हैं वो डिमांड भी कर रहे हैं। तो इस सब को कैसे मैनेज किया जा रहा है कोयटा में? बेसिकली जो तंदूर मालकान हैं उनको 2 शिकायतें थी। एक शिकायत तो ये थी, वो कह रहे थे कि हमें रोटी महंगी बेचने दें। हमने इसके ऊपर एक पूरी टीम बिठाई, पूरी रिसर्च की, महकमा इंडस्ट्रीज को इन्वॉल्व किया, स्टैट्स को इन्वॉल्व किया, और हमने पूरा ये गैदर किया कि 200 अगर ग्राम है तो उस रोटी के ऊपर कितना खर्चा आता है गैस वगैरह का मिला के। उसके लिहाज से हमने इनकी प्राइस फिक्स की कि अगर आपने सिंगल रोटी देनी है तो आप 25 रुपए दें, और अगर आप डबल रोटी देना चाहते हैं तो 50 रुपए दें। लेकिन उन्होंने इससे इत्तेफाक नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो हम इसमें नहीं बेचेंगे, हम इसमें गुजारा नहीं हो रहा। खैर अब उनसे काफी मुज़ाकरात करके अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला हमने तय कर लिया हुआ है, और आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है, और इसमें हम जो नाजायज मुनाफाखोरी है उसको इजाजत नहीं दे रहे। साथ ही साथ तंदूर मालकान का कोयटा के अंदर ये भी शिकायत थी कि जी उनके ज्यादातर वर्कर जो थे वो अफगानिस्तान से थे, क्योंकि उनको वापस भेजा जा रहा है, तो उनको लेबर की बहुत शॉर्टेज है, तो लेबर भी उनको महंगी पड़ रही है। अब इसके ऊपर क्योंकि स्टेट पॉलिसी है तो उसमें तो हमने उनको कहा है कि आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी लेबर को ट्रेन करें, अपना काम चलाएं, और 90% अभी लोग काम चल भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी का रेट भी हमारे कंट्रोल में आ गया, वीट का रेट भी कंट्रोल में है। ओवरऑल जो हमारी प्राइसेस की नाजायज जो इसमें इंक्रीज था वो हमने काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। बाकी देखें, प्राइस जो है वो डिटरमिन सिर्फ एक एसी या डीसी के एक्शन से नहीं डिटरमिन होती। प्राइस कंट्रोल जो है वो सप्लाई और डिमांड के कानून से होती है। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स में यही पढ़ाया जाता है कि प्राइस की डिटर्मिनेशन सप्लाई एंड डिमांड से होगी। सप्लाई कम होगी तो प्राइस ऊपर जाएगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे जाएगी। अगर सप्लाई कम है तो फिर उसका कोई तोड़ नहीं है डीसी के पास कि वो जादू की छड़ी लेके आए और अचानक कीमतें जो है वो लोगों को मजबूर कर दे कि वो अब कीमत खरीदी हुई कीमत से, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम पे वो सेल करे। वो तो पॉसिबल नहीं। हाँ, अलबत्ता कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो वो बहुत एक्सॉर्बिटेंट प्रॉफिट ले रहा है उसको हम काफी हद तक चेक कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कोयटा डिवीजन की हद तक बहुत अच्छा हमजा, वैसे एक चीज़ है इसको ज़रूर हम अप्रिशिएट भी करना चाहेंगे, किस तरह से आपने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। जब आप डीसी इस्लामाबाद भी थे उस टाइम पर भी हमने देखा कि लोग आपको टैग करते थे मुख्तलिफ मसाइल से मुतलिक और आप उनको एड्रेस करते थे। अब कोयटा की बात करें, आप कमिश्नर की वहाँ पर उस हैसियत से आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, अब भी लोग वहाँ पर आपको टैग कर रहे होते हैं और अपने मसाइल के बारे में बता रहे होते हैं, जो कि एक वो चीज़ होती है कि गैप नहीं है, लोग आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। अच्छा, कितनी दरख्वास्तें आपको रिसीव होती है, ऐसे कितने टैग्स होते हैं और किस तरह से उन पर अमल दरामद करते हैं आप? देखें, कोई भी ज़िले अफसरान हैं या डिवीजन के अफसरान हैं, उनका काम ही है कि लोगों को मसाइल हल करके दें। सरकार हमें तनख्वाह इस चीज़ की देती है। उसका एक तरीका तो यही होता है कि लोग हमारे दफातर में आते हैं और अपनी कंप्लेंट जमा कराते हैं, उसके ऊपर एक्शन होता है। लेकिन ये बड़ा पुराना और आर्काइक किस्म का तरीकाकार है कि वो हमारे दफातर में आते हैं, उस पर लिखा जाता है डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर या फलां मुसम्मी जो है वो ये कह रहा है और फिदवी ये कह रहा है। ये एक आर्काइक तरीकाकार है। अब हमने देखा है कि इस तरह के दफातर में जो लोग आते हैं वो बेचारे जेन्युइन लोग नहीं पहुंच सकते, और उनको फिर टाउट्स के हथे चढ़ना पड़ जाता है, और वो कभी पैसे देते हैं, कभी कुछ करते हैं और बहुत खराब होते हैं। तो बेस्ट तरीका पूरी दुनिया में यही है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम किया जाए और लोगों को और प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए
जिनके ज़रिए वो अपनी शिकायत आप तक पहुँचाएँ और आप उनका रिकॉर्ड भी रखें और उन पे एक्शन भी करें। तो इसके ऊपर हम खुली कचहरियाँ भी करते हैं, हम ऑनलाइन आके ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो शिकायत आती हैं उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं पूरी हद तक, क्योंकि हम यही समझते हैं कि जैसे पुराने तरीक़ेकार में हमारे दफ्तर में आके दरख्वास्त देते थे, तो अब वो हमें ऑनलाइन दरख्वास्त दे रहे हैं और हम उस पे एक्शन करते हैं। उसका रिकॉर्ड भी रहता है, उस पे फीडबैक भी हमें मिलता है। मेरे ख़्याल से ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दिन में कम से कम 45 मिनट्स 1 आवर बैठ के जो बहुत ज़रूरी इस तरह की पब्लिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो मेरे तक पहुँचते हैं और मैं उनके ऊपर अपने गिवन रिसोर्सेज में जितना एक्शन हो सकता है वो पूरी कोशिश करता हूँ कि और हमजा साहब, जिस तरह बहुत से इश्यूज़ की आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम यूँ तो पूरे मुल्क का ये मसला है, लेकिन अगर हम क्वेटा की बात करें तो मनशियात ये भी एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पर, और रिहेबिलिटेशन होना उन लोगों की बड़ा अहम है। इंतज़ामिया इस मामले पर क्या कर रही है? देखिए, हम सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि मंशियात का भी जो सारा कारोबार है ये सप्लाई और डिमांड पे चल रहा है। जब तक इसकी सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये इसकी ये चेन को ब्रेक चलती रहेगी और मार्केट में मिलती रहेगी। इस तरह इसकी डिमांड को भी कंट्रोल करना होता है। तो एक है सप्लाई, एक है डिमांड। सप्लाई के ऊपर हमने ये एक्शन किया है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन हमने किला अब्दुल्ला में किया है। उसमें हमने 75 के करीब जो गोडाउन्स हैं उनको डिमोलिश किया है, डिस्ट्रॉय किया है, बंदों को गिरफ्तार किया है। जो पॉपी और जो कैनबस उगाई जा रही थी उसको हमने खत्म किया है। इस तरह पिशीन के अंदर हमारा एक बहुत बड़ा मैसिव पिशीन की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। उसमें 20 के करीब हमने गोदाम जो है उनको हमने जलाया है, सामान को जलाया, बंदों को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, केस ANF के हवाले किए हैं। ये डेली बेसिस पे ये काम चल रहा है। दूसरा जो क्रॉस द बॉर्डर मंशियात की स्मगलिंग हो रही है, आपको पता है उस पर तो बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक हो गया है। पहले तो आप तज़किरा या शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी पाकिस्तान में एंटर हो सकते थे, अब वो सारी रिजीम को बंद कर दिया गया है। तो एक तो हमने सप्लाई साइड को कंट्रोल किया। इस तरह डिमांड साइड पे हम स्कूल्स के अंदर जाके और लोगों के अंदर अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अब आपका जो सवाल है कि जी ये सप्लाई एंड डिमांड के अलावा जो लोग ऑलरेडी लत में पड़ चुके हैं उनके लिए क्या करें? बिल्कुल। तो कोयटा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेगर्स होम जो है वो फंक्शनल कर दिया है, और उसके बिल्कुल साथ ही बेगर्स होम के साथ ही हमने पहला जो ड्रग एडिक्शन सेंटर है उसको हमने स्टार्ट कर दिया। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 15-20 डेज चीफ मिनिस्टर साहब उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। मेरे ख्याल है उसकी वजह से बहुत बड़ी जो मसला था कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको कोई फैसिलिटी, उनके लिए कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो जबरदस्त। हमजा, ऑब्वियसली ये एक बहुत ही बेहतर इकदाम हैं जो कि करने बहुत ज़रूरी भी हैं। ऑब्वियसली आपका डिमांड को भी कम करना होगा और उसके बाद इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी यूथ को मंशियात की लत से निकाल सकते हैं। हमजा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एड्स से आगाही का आलमी दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद सालों की अगर बात करें तो उसमें एड्स की शरह में तशवीशनाक शरह से उसका इजाफा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इस मूजी मर्ज़ के हवाले से जनूबी एशिया का दूसरा बड़ा मुल्क पाकिस्तान बन चुका है। अगर पाकिस्तान की बात हम करें सबीन, तो लगभग 2.5 लाख अफराद हैं जो एड्स की वजह बनने वाले वायरस HIV का शिकार हैं, और इस बीमारी के हवाले से पाए जाने वाले जो सोशल टैबूज़ हैं बर वक्त इलाज में बड़ी रुकावट साबित होते हैं। तो इस अहम मसले पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सिकंदर अली साहब। आप एडिशनल डायरेक्टर हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इसके बढ़ने की वजह क्या है? ज़ाहिर है बाकी मुल्कों की अगर बात करें, कंपेयर करें, तो पाकिस्तान वो है जहाँ पर हम लाखों मरीज़ देख रहे हैं इसके। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे लाइन पे लिया, ताकि इस वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से जो हम मनाते हैं उन लोगों के सॉलिडरिटी में, यकजहती के तौर पे जो लोग HIV में मुब्तला हैं और वो लोग जिनके यानी घर का कोई फ़र्द फोत हो गया तो उसकी फैमिली के साथ यकजहती। इसके साथ साथ हम फ़ायदा उठाते हुए अवेयरनेस लोगों में पैदा करते हैं कि लोग इसका टेस्ट करवाएं और अगर HIV पॉजिटिव है तो वो अपना इलाज करें। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये कैसे फैलता है, तो इसका सबसे बड़ा ताल्लुक 3 चीज़ों से। एक वो जो खून से ये मुंतकिल होने वाली बीमारी है, और दूसरा रतूबत के साथ, और तीसरा माँ के दूध के साथ। तो हमें इन चीज़ों में मोहतात रहना चाहिए। जब हम एक दूसरे को ब्लड देते हैं अपने ख़ानदान में, या हम डोनर हैं, तो वो ब्लड की स्क्रीनिंग सही तरीके से होनी चाहिए। जैसे हेपेटाइटिस B, C और मलेरिया के लिए टेस्ट होता है, तो HIV के लिए भी टेस्ट होना चाहिए, ताकि वो साफ ब्लड जब चढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला इसकी मुंतकिली नामुमकिन हो जाएगी। उसके बाद वो आते हैं रतूबत के साथ, जो सेक्स वर्कर्स हैं
या वो लोग जिनका सेक्सुअल बिहेवियर ठीक नहीं होता, वो मुआशरे में जाते हैं तो उसको अनसेफ सेक्स की वजह से भी इसका ट्रांसमिशन होता है। और सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में वजह है वो है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स जो हैं वो शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन करते हैं। एक हॉट स्पॉट होता है जिसमें सारे इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स आपस में बैठते हैं और फिर 10 सीसी का सिरिंज भर के आपस में 1 सीसी शेयर करते हैं। उस शेयरिंग में बड़े चांसेस होते हैं, इसलिए उनका परसेंटेज भी पाकिस्तान के अंदर 38% है आउट ऑफ 100 वो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स। अगर हम 100 को काउंट तो डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो जाहिर है इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, बचाव किस तरह से मुमकिन हो सकता है जबकि इसको अभी तक एक टैबू समझा जाता है, लोग अभी तक बात नहीं कर रहे होते। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स होते भी हैं तो वो हेजिटेशन के बायस डॉक्टर के पास नहीं जाते या बहुत अरसे तक तो सिर्फ छुपा के रखते हैं। अगर कोई एड्स का मरीज घर में होता भी, जाहिर है अगर छुपाया हुआ है, आप किसी को बता नहीं रहे, तो आप एहतियात कैसे करेंगे? जी, मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर इतनी अवेयरनेस पैदा हो जाए कि वो जो इंजेक्शन है ना, उसका जो फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करते हैं क्वैक्स, अताई डॉक्टर या आम डॉक्टर भी, उनको चाहिए कि वो एक मरीज पे सिर्फ एक इंजेक्शन इस्तेमाल करें। और लोगों को भी पता होना चाहिए कि उसको इंजेक्शन हर मरीज को जरूरी नहीं होता, गैर जरूरी पैसों की खातिर अताई डॉक्टर उनको इंजेक्शन लगा पैसे लेते हैं और उस इंजेक्शन का जो फ्रीक्वेंट यूज होता है, री यूज होता है, उसका ये सबसे बड़ा खतरा है। एक और दूसरी बात ये है कि ये जो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स हैं, इनकी भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है और वहाँ के लोग भी इन्फेक्टेड हैं। और दूसरा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मैंने बताया, अब ये टेबू का जहां तक था, लेकिन टेबू इस वजह से है कि ये सब लोगों का कंसेप्ट ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। वो अपने खानदान में, अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, उस वजह से वो शेयर भी नहीं कर पा रहे होते और ये टेबू है जिसको खत्म होना बड़ा जरूरी भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एड्स का जो मरीज है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो सकता है या किस हद तक इलाज मुमकिन है इसका? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये जो HIV पॉजिटिव आ जाता है उसको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। दुनिया के अंदर अभी ऐसा कोई इलाज मौजूद नहीं है जिससे ये बंदा ठीक हो जाए 100%। हाँ, अलबत्ता ये सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है, ये अपनी बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन उसके साथ शर्त ये है कि उसका डॉक्टर के साथ मशवरा हो और डॉक्टर के और अपनी दवाई के साथ बिल्कुल एडियरेंट हो, फिर ये ठीक भी रह सकता है और एड्स की तरफ नहीं जाएगा। मैं आपको आपके तवज्जुह से अवाम को बताऊं कि जो HIV है वो एक वायरस का नाम है, एड्स बीमारियों का मजमुआ है। वो बंदा जिसके बदन में HIV का वायरस मौजूद है और वो इलाज नहीं करता, लापरवाही करता है, तो उसके बाद उसको एड्स डेवलप होती है जो कि खतरनाक होती है। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर कोई भी एड्स का पेशेंट नहीं है, सारे HIV पॉजिटिव है और सारे इलाज पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जिंदगी गुजारे। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे। और ये एक अच्छी बात जो आपने की कि किसी को एड्स इस वक्त सिंध में नहीं है, HIV पॉजिटिव ज़ाहिर है, लेकिन वो ज़िंदगी भर अगर दवाइयाँ इस्तेमाल करेगा तो वो एड्स की तरफ नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बात करते हैं नौजवानों के लिए, और जब बात नौजवानों की है, बहुत से नौजवान इस फिक्र में, इस परेशानी में मुब्तला होते हैं, डिग्री भी है, स्किल भी है, लेकिन कमा नहीं पा रहे। या अगर उन नौजवानों की बात करें सभी जो सिर्फ स्क्रॉल डाउन हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वक्त आपके पास है, स्मार्टफोन आपके पास है, और उसके बाद आप, अच्छा वैसे एक वीडियो आप स्क्रॉल करते हैं, आपको पता नहीं चलता आपका वक्त कहाँ पर गया। लेकिन सोचें कि अगर आप इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपना वक्त भी उसके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप कमा भी रहे हैं, तो फिर क्या ही बात हो जाए। बिल्कुल, तो गाइडेंस की बड़ी जरूरत है हमारी यूथ को भी। और इसमें भी सबीन, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कैसे कोई नौजवान कमा सकता है, कैसे स्किल सीख कर ऑनलाइन वो कमा सकता है, घर बैठे नौजवान लड़के लड़कियां आ जाए। अच्छा, मतलब पैसे लगाएं भी नहीं और आप पैसे कमा भी रहे हैं। एग्जैक्टली, अदरवाइज वो परेशानी होती है ना कि आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक ऐसी शख्सियत साथ मौजूद है जो मैंने उनके बारे में पढ़ा और मैंने सुना कि 5,000 रुपए उन्होंने लगाए थे, उससे उन्होंने सीखा और उसके बाद आज उनके तकरीबन दर्जन भर तो स्टोर्स हैं ऑनलाइन और उससे वो माशाल्लाह 7 डिजिट में कमा रहे हैं। तो ये जो राज है कमाने का उनका, और कैसे वो लोगों को ये राज बताते भी हैं, कैसे अपनी जो एक स्किल है वो लोगों तक मुंतकिल करते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। यासिर शरार साथ मौजूद, एंटरप्रेन्योर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। यासिर, कामयाबी का राज क्या है? सर, कामयाबी का राज ये है कि आप एक रोड मैप पकड़ें, आप देखें कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है, उसके बाद उस पर कंसिस्टेंट रहे,
तो ये कामयाबी का राज है। या फिर आपने कैसे स्टार्ट किया? 5000 की इन्वेस्टमेंट थी आप, क्योंकि एक एग्जांपल हमारे सामने है, ऑब्वियसली लोग उससे इंस्पायर जरूर। वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं, वो तो आई थिंक आपने कोर्स किया था ना? जी जी, इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस मेरे पास कुछ पैसे थे और उससे मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किए और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ऑनलाइन की। उसके बाद मैं दराज की तरफ गया 2017 में, तो 2020 तक मैंने दराज पे काम किया। उसके बाद दराज क्योंकि थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, आप पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती है। उसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट्स लॉन्च की। अपनी वेबसाइट आपकी अपनी मलकियत होती है, किसी का कोई दबाव नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेबसाइट्स बहुत अच्छी गई है, तो उसी के थ्रू मैं आजकल ऑनलाइन माशाल्लाह। अब ये बताएं कि शॉपिफाई का बड़ा ट्रेंड हम देखते हैं कि अब लोकल ई कॉमर्स पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जो पहले ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट था, अब जरा स्विच हो रहा है, लोग ई कॉमर्स यानी लोकल ई कॉमर्स पर आ रहे हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जब ई कॉमर्स डिस्कस किया जाता था तो लोगों के जहन में अमेज़ोन, वालमार्ट और ईबे वगैरह ये चीज़ें आती थी। किसी के जहन में ये नहीं आता था कि यहाँ पे जो 25-26 करोड़ आवाम है, ये भी कुछ ज़रूरियात है, इनको भी कुछ चीज़ें चाहिए होती है, ये भी ऑनलाइन इनके पास टाइम नहीं होता। तो उस चीज़ को देखते हुए 2021 में मैंने एक नारा लगाया कि पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी प्रोडक्ट पाकिस्तानियों को सेल करके आप पैसे बनाएं। तो वो काफ़ी कामयाब गया माशाल्लाह। वहाँ पे अमेज़ोन में जो लोग डॉलर्स में लगाते थे और दूर बैठे होते हैं ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी यूएस में लग रही, आप यहाँ पे बैठे हैं तो कोई खैर खबर नहीं होती थी। यहाँ पे आप वहाँ पे $50,000, यहाँ पे $50,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि अपने लोग हैं, अपनी ज़बान है, अपना कल्चर है। हम कस्टमर को समझते हैं, कस्टमर हमें समझते हैं, ज़रूरियात को समझते हैं, उसी लिहाज से प्रोडक्ट बनता है और उसी लिहाज से आप उनको वो प्रोडक्ट कस्टमर डीलिंग भी हमारे लिए काफ़ी आसान होती है। या फिर अब फॉर एग्जाम्पल सॉरी, अगर प्रोडक्ट आप बना भी नहीं रहे, अगर आप कंटेंट भी नहीं बना रहे, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ एक स्किल से कैसे कमा सकते हैं? अच्छा, इसमें बड़ा इजी है आपके लिए कमाना। उसमें यह है कि आप अगर इनिशियल स्टेज में है, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ होती है, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद से हूँ, मैंने इस्लामाबाद के ग्रुप्स ज्वाइन किए, व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन किए। उन ग्रुप्स में पोस्टिंग करता हूँ मैं। किसी वेंडर से मेरी बात हुई है कि जब ऑर्डर आएगा मैं आपसे स्टॉक उठाऊंगा और डिलीवर करके आपको पैसे दूंगा। बहुत सारे वेंडर ये फैसिलिटी देते हैं। तो इसके थ्रू मतलब आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना टाइम इन्वेस्ट करके आप उससे आराम से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये इनिशियल स्टेज है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें आप पेड एड्स के थ्रू पैसे बनाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा यासिर, अभी आज के दौर की अगर बात की जाए, हमारे स्टूडेंट्स, उनको बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि वो ऑनलाइन ही चीज़ों को ज़्यादा मैनेज करना चाह रहे होते हैं, अपनी फ़ी पे करनी हो या और बहुत सारी ज़रूरियात होती है और टाइम भी ऑब्वियसली कम होता है। कौन कौन से स्किल्स हैं जिन पे उनको काम करना शुरू कर देना चाहिए और सोशल मीडिया से डिजिटली कमाने के लिए उनके पास वो स्किल्स होनी चाहिए? देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो आप अपनी फेस वैल्यू बनाएं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, तो ज़ाहिर है पर्सनल ब्रांडिंग आपकी होगी तो शाउट आउट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको आएगी, उससे आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो शाय होते हैं, वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो उसके लिए सेकंड फेज़ ये है कि आप कोई स्किल सीखें। स्किल्स में आपके पास डिजिटल मार्केटिंग आती है और डिजिटल मार्केटिंग के साथ अगर आप ई कॉमर्स सीखते हैं तो ये दोनों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा प्रोडक्टिव काम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोग नहीं कर रहे। आप हैरान हो जाएंगे कि ये 26 करोड़ आवाम को सर्व करने वाले कुछ लाख लोग हैं। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेने वाले जो है वो लाइनों में लगे हुए हैं, बेचने वाले कम है। बेचने और वाले ये सीखें कैसे? क्या ऐसे कोई ऑनलाइन कोर्सेज, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर नौजवान जाके एक मुस्तनद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? अच्छा, इसमें यह है कि लोकल ई कॉमर्स अभी कोविड के बाद ही थोड़ा सा इसका ट्रेंड चला है। तो इसमें मैंने जैसे ही इसका ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो मैंने इस पे एक फ्री कोर्स रिकॉर्ड करवाया जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आप यूट्यूब पे जाके यासिर शरार शॉपिफाई लिखेंगे तो कोर्स आ जाएगा। पूरा एक जर्नी उसमें प्रैक्टिकली मैंने बताया हुआ है कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है, फिर कैसे एड्स चलाने हैं, फिर ऑर्डर आएगा तो कैसे, यानी बिल्कुल एक नए आने वाले के लिए वो कोर्स है, बेसिक कोर्स है। एक प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं और पूरे जो प्रोसेस है उससे मैंने गुजारा हुआ है वो सारा मटेरियल। तो उसको अगर एक बंदा देख ले तो उसको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती है। वो ये कि समझ के आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ख़वातीन के लिए किस तरह से मौके हो सकते हैं? हाँ, ये एक, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा एक ही नारा होता है कि हमारा जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है ये चादर और चार दीवारी वाला बिज़नेस है। अब चादर और चार दीवारी कैसे है कि सबसे पहले फ़ेज़ आपको आता है लर्निंग, जो कि घर से हो सकती है। दूसरा फ़ेज़ आपका आता है प्रोडक्ट हंटिंग,
वो भी घर से होती है। तीसरा, आप स्टॉक ऑर्डर करते हैं तो ऑनलाइन हमारे पास वेंडर की लिस्ट है ट्रस्टेड, वो भी घर पे आती है। चौथा, आपको ऑर्डर आता है तो वो भी मतलब वेबसाइट पे आता है। और पांचवा स्टेज उसका ये है कि वो ऑर्डर कोरियर वाले पिक करते हैं, तो वो जाहिर है वो भी घर पे आके पिक करते हैं। और आखिरी स्टेज है पैसा, जो आपको पैसा आ जाता है वो भी अकाउंट में आ जाता है। तो ये चादर और चार दीवारी वाला बिजनेस है स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ख़वातीन के साथ थोड़ा सा ना सैलरी वाइज आप देखते हैं कि उसको वेजेस अच्छे नहीं मिल रहे होते हैं माशरे में हमारे। तो उसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हमारी ख़वातीन इस काम को करें। मैं एक बात कहता हूँ कि घर में बैठी हुई बेटी एक बाप की बेटी, उसको वो एक नाकारा पुर्जा समझती है कि ये अर्निंग के लायक नहीं है। हालांकि अगर उस बेटी पे वो इन्वेस्टमेंट करे, उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दे, तो वो बेटी उसके घर बैठे हुए बेटे से ज़्यादा कमा सकती है। और देखिए आजकल जिस तरह अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली इस वक्त माशी हालात जो हैं, मेरे तो ख्याल है घर के हर फर्द को कमाना उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो कमाए, और ऑब्वियसली वो एक सपोर्ट भी होती है और आप एम्पावर भी कर रहे हैं अपने घर की खवातीन को। ऐसे ही है। पहले तो एक बंदे से गुजारा हो जाता था, अभी तो नहीं होता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब उसे एक बंदे का नहीं होता तो बाकी का कैसे गुजारा होगा? बिजली का बिल बंदा दे दे तो वो भी बहुत है। सही बात है। अच्छा, और ऐसे में जब स्किल सीखने की हम बात करते हैं, घर बैठी ख़वातीन की बात हो रही है, अगर कोई गांव में बैठी खातून है या कोई ऐसे इलाके से जिसका ताल्लुक है जहां पर इंटरनेट के मसाइल हैं, वहाँ पर तो ज़्यादा इशूज़ ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। हाँ, इंटरनेट का इशू हो सकता है, लेकिन ये है कि गांव में बैठी हुई ख़वातीन भी इसको कर सकती है। हमारे पास कुछ लोकल ड्रॉप शिपिंग की पोर्टल्स भी है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके इलाके में कोरियर नहीं है तो आप लोकल जो ड्रॉप शिपिंग पोर्टल्स है वहाँ से आप प्रोडक्ट डिस्पैच करवा सकते हैं। फैसिलिटी मिलती है। हमारे पास कुछ कोरियर्स है जो कि 3PL की सर्विसेज भी देते हैं। आपका ऑर्डर जब आता है तो वो कोरियर आपके बिहाफ पे शिप करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है अगर आप करने पे आए तो पॉसिबल है। बिल्कुल। आपने इतना रिसर्च की इस मार्केट में, इस वक्त कौन से ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं या किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिस पर अगर काम किया जाए तो आपको लगता है कि उसकी मार्केट अभी भी ऐसी है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है? देखिए, हमारे पास ना एक जो एवरग्रीन कैटेगरी है उसमें एक हमारे पास किचन आता है, फिटनेस आता है, और इसके अलावा होम डेकोर। ये 3 कैटेगरीज ऐसी है कि जिसमें टाइम टू टाइम प्रोडक्ट्स ऐड होती रहती है। जो पुरानी ट्रेंडी होती है वो आउट होती रहती है और नई लगातार ऐड होती रहती है। तो मतलब इन 3 कैटेगरीज पे अगर देखा जाए, रिसर्च किया जाए तो बेस्ट है। ज़बरदस्त यासिर, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। और आप कनेक्ट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए भी आज जा रहे हैं? जी, हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को कॉन्फ्रेंस है, आज पहला दिन है। तो आप में से जो लोग सुन रहे हैं हमारे पास आए, कुछ लर्निंग के। ये बहुत अहम है कैसी कॉन्फ्रेंसेस का होना जिस पे लोग जाकर सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं साथ में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सवाल सबीन से करना है और सवाल ये है कि सबीन, आप फैशन को कितना फॉलो करती हैं? मैं कितना फॉलो करती हूँ? मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि जो कुछ ट्रेंड में चल रहा है वो अपनाना शुरू कर दूँ, लेकिन एक हद तक करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही करती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली वक्त का तकाजा भी है। और अभी यही देखा जाए तो मतलब ट्रेंड अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो ऐसे लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए, आप आउटडेटेड हैं। लेकिन आज के महंगाई के दौर में अगर देखा जाए तो जितना अफोर्ड कर सकती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। लेकिन अगर अफोर्ड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अग्रीड, बट एट द सेम टाइम एक प्रेशर होता है ना, स्पेशली इंस्टाग्राम की वजह से। मैं कहूँगा आप नहीं लेती, व्हिच इज गुड, बट जनरली हम देखते हैं सभी बड़ा प्रेशर होता है। अच्छा, वो नया आर्टिकल आ गया, अच्छा वो नई कलेक्शन लॉन्च हो गई, अच्छा वो नया ट्रेंड आ गया, उसे फॉलो करना है। वो चाहे फिर हर सीजन में या हर महीने में एक होता है प्री विंटर और विंटर और फिर पोस्ट विंटर डिफरेंट कलेक्शंस आ रही होती हैं। जो हमारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स अगर उनकी बात करें शोएब, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एम्फसाइज, उनका काम भी है ऑब्वियसली, ब्लॉगर्स हैं और वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अपनी जगह हर कोई अपना काम भी कर रहा है। मेरी अम्मी को देख ले सबीन, जब वो जाती है किसी ब्रांड पर तो वो कहती है नहीं, नया वाला आर्टिकल, नई कलेक्शन वाला आर्टिकल। मैं कहता हूँ अम्मी क्या है कि पुराने कलेक्शन से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? जो आपको अच्छी लगे आप वो पहने। नहीं, वो माइंड में ना नहीं नई कलेक्शन से लेना है। तो ये जो इतना ज़्यादा ऊपर हावी हो गया ना फैशन हमारे, आज हम इसी पर बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है फैशन डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं, होस्ट हैं मुनीब नवाज। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मुनीब, बुनियादी सा सवाल यही, आई नो आप ज़रा सपोर्ट भी करेंगे इसको कि फ़ैशन ज़रा एक इम्पॉर्टेंस है उसकी, बट फैशन करना इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? यार, आप फैशन देख रहे हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम फैशन देखते हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक इंडस्ट्री है जिसने लाखों लोगों को नौकरी दी हुई है।
अगर आप उन लोगों का रोजगार इसके साथ जोड़ लें तो आपको ये समझ आएगा कि ये एक दुनिया का एक माहौल है, दुनिया का एक तरीकेकार है। उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लाखों लोग अपने घर रोजगार लेके जाते हैं, उनका क्या बनेगा अगर हम लोग इतनी कलेक्शन नहीं बनाएंगे। हम लोग कहेंगे नहीं जी आप पुरानी कलेक्शन ले लें आपकी अम्मी, तो फिर उन बेचारों का क्या बनेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली फैशन को आप किसी भी के ऊपर हावी इस तरह मेंटली नहीं कर सकते अनलेस वो अपने ऊपर करें। सो अगर जो लोग अपने आप के साथ सुकून में रहते हैं, जैसे आपकी होस्ट हैं, और वो चाहते हैं कि जी मैं उतना लूं जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो इस तरीके से मार्केट डायनामिक्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू नो कि कितना इनफ है मेरे लिए। टू ईच देयर ओन वाली सिचुएशन आ जाती है इसके अंदर। अच्छा मुनीब, क्या फैशन का मतलब यही है कि महंगे कपड़े लेना, महंगी चीज़ें लेना, इसके अलावा फैशन हो नहीं सकता क्या? मैं चाहूँगी कि हम एजुकेट करें इस वक्त लोग जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि अमूमन जब अक्सर लोग होता है कि चीज़ें ऐसी सस्ती चीज़ें अगर खरीद रहे होते हैं तो वो खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते कि पता नहीं हमने तो इतनी सस्ती चीज़ पहनी है, पता नहीं हम किस तरह से फिट इन होंगे जिस इवेंट पर हम जा रहे हैं, जिस भी फंक्शन में हम जा रहे हैं। तो आप ये ज़रूर एलैबोरेट करें कि फैशन का मतलब क्या होता है। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, आई थिंक बहुत रेलेवेंट सवाल है आजकल के हालात के हिसाब से। महंगे को अच्छे के साथ कंपेयर करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें यस महंगी होके अच्छी होती हैं, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने पूछी है कि जी क्या मैं महंगी चीज खरीद के ही अच्छी लग सकती हूँ, नहीं। आपका स्टाइल, आपका प्रेफरेंस, आपका अपने आप के साथ एक सुकून जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपके अंदर ही सुकून नहीं होगी तो आपको बैरूनी तौर पे आपको फिर बेसुकूनी ही रहनी है। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जहां पे भी जा रहे हो, आप अपने आप के साथ कितने कनेक्टेड हैं, अपने दिल के साथ, अपने जमीर के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी एक कहते हुए कभी कभी लोग बुरा भी समझ जाते हैं जब मैं कहता हूँ यार अपनी औकात के साथ आपकी कितना कनेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो इफ यू स्टार्ट स्पेंडिंग मनी फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग मनी, देन उसके बाद आपकी जिंदगी एक बिल्कुल ही और पटरी पे चल जाएगी। बट अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक स्टाइल है, तो आप एक काली टी शर्ट पहने, आप नीली टी शर्ट पहने, आप जो मर्जी पहने। मैं आप हाफ ऑफ द टाइम अगर आप मुझे देखें तो मैं एक सफेद शर्ट या काली शर्ट और नीली जीन्स में होता हूँ। मेरी जिंदगी बहुत आसान मैंने कर ली हुई है। आप मिनिमलिस्ट हैं। आप मिनिमलिस्ट हैं, बस 2-3 कपड़े इनफ है। मैं मुनीब नवाज हूँ, मैं बस इसमें खुश हूँ। मतलब दैट्स माय आइडेंटिटी। मैं इसके अंदर मैंने अपनी खुशी पा ली है कि जी मैं जो भी हूँ वो मैं ही हूँ। आप जो भी होंगे, जब तक आपको खुशी अपने अंदर से नहीं देख सकेंगे, तब तक आपको बैरूनी जो भी लोग देखेंगे वो आपके अंदर झांक सकेंगे। कॉन्फिडेंट फील करना बड़ा जरूरी है। अच्छा मुनीब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि फैशन को महंगी चीज़ों से लिंक करना ज़रूरी नहीं है। तो ये बात हमारी फैशन डिज़ाइनर्स कब समझेंगे? आप जैसे फैशन डिज़ाइनर, स्पेशली कोई भी सूट अगर किसी भी फैशन डिज़ाइनर का आप उठा लें, वो मतलब आम इंसान की तो उसमें इस्तात में होता ही नहीं है, लोग तो उसको खरीद नहीं पा रहे होते। तो हमारे फैशन डिज़ाइनर्स को क्या ये ट्रेंड नहीं शुरू करना चाहिए कि अफोर्डेबल चीज़ें भी बनाना शुरू कर दें, स्टाइलिंग ऐड करें उसके अंदर? ज़रूरी नहीं है कि हर जोड़ा 10,000, 15,000, 20,000, 25, अब तो लाखों की बात करें कि एक सिंपल जोड़ा भी आप लाखों में इजीली आप देख रहे होते हैं कि अवेलेबल होता है और लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो। तो क्या ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती हमारे फैशन डिजाइनर्स पर भी? मैं आपने दो सवाल किए, मैं इनको दोनों को अलग-अलग जवाब देता हूं। एक तो डिजाइनर्स, बहुत सारे डिजाइनर्स दुनिया भर में और इन पाकिस्तान में अफोर्डेबल लाइंस पे काम करते हैं। थिंग नंबर 1, ये आपको इफ यू गेट योर फैक्ट्स राइट, यू विल सी कि बहुत सारे डिजाइनर्स ने थ्रू आउट पिछले 10-15 सालों में रिटेलर्स के साथ मिलके बहुत अफोर्डेबल लाइंस बनाने की कोशिश की हैं। दूसरी चीज आगे आपने एक बात की अवाम की, वो अवाम बेचारी, अगर मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूं, बट अगर लोग माइंड ना करें, हमारी अवाम जो है ना वो काम करना भी नहीं चाहती और पैसे ज्यादा कमाना भी नहीं चाहती। जो हमारी 80% अवाम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो आप लोग हैं, हम लोग मेहनत करके अपनी जिंदगी को कुछ किसी पटरी पे लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट अगर आज भी आप मार्केट में जाके लोगों से बात करेंगे, यार जो बंदा सॉरी से अगर कोई बंदा भीख मांग रहा है तो उसको आप जाके कहना कि यार आपने नौकरी करनी है, तो वो आप भाग जाएगा वहां से। सो द पॉइंट एंड्स अप बीइंग कि हमारी अवाम का एक और मसले है। आप अगर जनरल मिडिल क्लास की बात करी हैं तो यस, उनके लिए अफोर्डेबल लाइंस पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, पाकिस्तान से बाहर भी अवेलेबल हैं। और डिजाइनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए डिजाइनर के ऊपर हम लोग ना हमेशा अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। हम अच्छा आपके लिए अफोर्डेबल क्या है? अब आप बताएं कि कहाँ से प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक जो फैशन डिजाइनर है
वो एक अफोर्डेबल ड्रेस बना रहा है किसी भी कस्टमर के, कैजुअल ड्रेस है, कैजुअल ड्रेस की, कैजुअल की चले हम बात करते हैं, ब्राइडल्स तो महंगे होते हैं। हम लोगों का जो ब्रांड है ना वो नॉवेल्टी ब्रांड है, वो मैंने नीश रखा हुआ है। इट इज नॉट अ रिटेल ब्रांड। मैं अगले साल इंशाल्लाह आपको एक बहुत अच्छी खबर दूंगा। हम लोग एक्सपेंशन के ऊपर बहुत मेजर काम करें और वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लाइन होगी फॉर दी अवाम। मेरा एक और मकसद ब्रांड को ना नीश रखने का ये भी था कि मैं चाहता नहीं था कि किसी एक आम आदमी के ऊपर ये प्रेशर पड़े कि जी उसने मुनीब नवाज का ब्रांड खरीदना है। बिकॉज मैं मुझे लगता है कि मर्द क्यों, जब मैंने काम शुरू किया था मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से शुरू किया था, सो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ मैन टू स्पेंड मनी ऑन हिमसेल्फ। तो एक क्योंकि मेरा मेंसवेयर का ब्रांड है तो मैंने उस पॉइंट से ये फिर नीश ही बना ली थी कि यार जो लोग अफोर्ड करते हैं ना, जिनके पास जगी पुश्ती पैसे पड़े हुए, तो मैं उनके लिए बेहतर से बेहतर चीज प्रोवाइड करूं सो दैट दे कैन फील associated with a certain kind of brand. As far as जो आप खवातीन की बात करें, खवातीन को भी ये शुरू अपने अंदर से ही करना पड़ेगा कि मैं किस चीज में अच्छी लगूंगी या मैं कितनी अच्छी खुद हूं। अगर आप अच्छी हैं, जो कि आप सब हैं, अगर आप ये रियलाइज करना शुरू कर दें तो देन आपका मार्केट जो है ना ये थोड़ा सा स्टेबलाइज करेगा। अभी यस आप ये कहती हैं कि जी मार्केट में अब 12 से 13 कलेक्शंस आती हैं साल की पर ब्रांड, वो बहुत ज्यादा है। आई थिंक 6-7 में भी काम हो जाना चाहिए, लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हमारा कस्टमर कितना अपने आप को नॉलेजेबल बनाता है ऑन सर्टन टॉपिक्स। और मुनीब एक वजह ये भी है कि अब अगर हम इन रिसेंट टाइम्स की बात करें तो बहुत क्विक चेंज हो जाता है ट्रेंड, विद इन अ मंथ भी हमें ट्रेंड चेंज होता नजर आता है। तो शायद इसलिए भी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है देखने वालों के लिए। अच्छा वो चेंज हो गया, अब ये लेना है, अब वो करना है, अब इस तरह पहनने कपड़े, अब उस तरह का कलर लेना है, उस तरह का फैब्रिक लेना है। शायद ये वजह है, क्विक हो गया बहुत कुछ। अच्छा, एक तो मुझे लग रहा है कि ये ना फैशन डिजाइन इंडस्ट्री की ग्रिलिंग हो रही है, लेकिन मैं आपको उसका काउंटर दे देता हूँ। नहीं, मैं तो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ऐसे लगता है कि एक प्रेशर आ गया है। कतन ग्रिलिंग नहीं है, इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं चेंज होता। बल्कि एक्चुअली अगर आप देखें हमारे जो मेजर, एक होते हैं मैक्रो ट्रेंड्स, एक होते हैं माइक्रो ट्रेंड्स। जो मैक्रो ट्रेंड्स होते हैं ना वो तकरीबन 1.5-1 साल आराम से निकाल जाते हैं आजकल भी, बिकॉज आपने उनको स्लोली फॉलो करना होता है। आप एक चीज में लेके आते हो, फिर दूसरी चीज में लेके आते हो, फिर तीसरी चीज में लेके आते हो। और एक चीज होती है आपके माइक्रो ट्रेंड्स, वो होते हैं छोटा कलर का शेड चेंज कर दिया, ऑरेंज का हमने बर्nt ऑरेंज कर दिया, हमने पेल कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो इतना आपके ऊपर लाजिम नहीं किया गया कि आपने ये अगर अपनाया नहीं तो आपके घर वाले आपको कोई गाली देंगे या आपको बाहर नहीं रहेंगे। माइक्रो ट्रेंड्स आपके लिए ही बनते हैं, बिकॉज वो हम स्किन टोन्स देखते हैं, एक चीज इजाद की, चलो यार इसके अंदर ये मसला था, इसका शेड चेंज कर देते हैं। मैक्रो ट्रेंड्स होते हैं जो कि हम इंडस्ट्री वाइज काम करते हैं, सारे डिजाइनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ओनली नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अक्रॉस द वर्ल्ड। उसके अंदर सारे डिजाइनर्स मिलके एक मैक्रो ट्रेंड बनाते हैं। लेट्स अज्यूम अब थोड़ी सी खुली पैंट्स हो गई हैं, हमारा सिलवेट थोड़ा सा खुल गया है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, वो एक सेपरेट ट्रेंड है। अगर आपने उस ट्रेंड पे जाना है तो वो अब देखें पिछले 2.5 साल से वही चल रहा है। बिल्कुल सही उसको है। कोई इतना चेंज नहीं हुआ है। बेचारी को हमारी इंडस्ट्री बहुत प्यार की इंडस्ट्री है, बहुत बिल्कुल है। और मुनीब बिल्कुल आपने ये नहीं समझना ग्रिल करें, हम तो एक बिल्कुल एक टॉपिक था कि क्यों जरूरी है, उस पर एक डिबेट हम कर रहे थे, व्हिच वाज अ हेल्दी डिस्कशन विद यू। बहुत शुक्रिया मुनीब, आपने वक्त दिया हमें, बहुत शुक्रिया उसके लिए। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। सरगोदा, यहाँ पर बड़ा मेला सजने को तैयार है। PHA सरगोदा और हम नेटवर्क के इश्तराक से 7 से 13 दिसंबर तक कनाल रेस्ट हाउस में ग्रैंड लोक मेले का इनेकाद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। आरिफ लोहार, हामिद अली खान, साहिर अली बगा समेत कई बड़े फनकार वहां पर आएंगे और परफॉर्म करेंगे। इस ग्रैंड इवेंट में शोबिस सितारों की बारात उतरेगी और इसके अलावा इवेंट में आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा होगा। और अगर कुछ मसाइल की बात करें कि मसाइल की आगाही इस इवेंट के थ्रू कैसी होगी, स्मॉग जिससे आजकल हम सब मुतासिर हो रहे हैं, डेंगी, और इसके अलावा ट्री प्लांटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सी एक्टिविटीज होनी है, बहुत से सेशंस होने हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। मतलब एंटरटेनमेंट के थ्रू एजुकेट किया जाएगा। एग्जैक्ट। तो क्या मजीद प्लान है, क्या कुछ होने वाला है, कैसे मेला सजने वाला है, कितनी इसकी तैयारी की गई, सब पर बात करेंगे। वी हैव विद अस DG PHA सरगोदा तौकीर हैदर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। आपकी मैसेज है साथ मिसेस नबीला तौकीर हैदर काज़मी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक। आप थोड़ा बताएं जी, सरगोदा में ये मेरा फर्स्ट टाइम हो रहा है? सरगोदा में हमारे बेसिकली 2 इससे पहले, मेरे आने से पहले आई जॉइंड एज DG PHA सरगोदा
ईयर बैक, 1 साल पहले। तो उससे पहले एक होता था फ्लोरा, हमने इसको 2 किए कि एवरी ईयर नाउ वी सेलिब्रेट ट्वाइस। एक हमारा लोक मेला है जो उसमें होता है नवंबर में या दिसंबर में, इसको हम विंटर मेला भी कहते हैं। जैसे होता है कि जी आप मौसम में सरमा के रंग, PHA सरगोदा के संग, तो हम सेलिब्रेट करते हैं इसको। वी रियली सेलिब्रेट दिस सारा 7 डेज फेस्टिविटी ना। अब उसके अलावा एक फ्लोरा होता है जो मार्च या अप्रैल में करते हैं। तो इस मेगा इवेंट रादर सरगोदा डिवीजन का मेन इवेंट है। और हमारा यानी हमारी कोशिश ये होती है, ऑल्दो के PHA सरगोदा को अगर PHA लाहौर से कंपेयर किया जाए तो मे बी कि वो हुजम के हिसाब से स्केल के लिहाज से बहुत हो कम हो, लेकिन हमारा कंपेरेबली उनसे भी कई हवालों से बहुत बेहतर जाता है। क्योंकि आप और ये हेल्दी कंपटीशन होना भी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन सरगोदा के अवाम को सकाफत और म्यूज़िक, मौसीकी और इसके जो सारे रंग हम रोशनास कराते हैं। आप देखेंगे ज़ाहिर इस दफ़ा हम के साथ हमारा वैसे भी पार्टनरशिप है। तो रियली अ वंडरफुल सिनेरियो देयर, पीपल फ्रॉम एवरी स्टेट, हर नहज के, हर तबके के लोग वहाँ पे। तो बेसिकली जो अवेयरनेस का एक कॉन्सेप्ट है, आप बेसिकली अवेयर करना चाह रहे हैं लोगों को, किन फैक्टर्स पे काम होगा? नबीला थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा, मकसद क्या है, कैसे उस गोल को अचीव करेंगे? अवेयरनेस के हवाले से अगर आप बात करिए तो जैसे अभी गज़ा का एक है, या हमारा स्मोक का पाकिस्तान का नेशनल बहुत काफ़ी इशू है, तो उसके लिए हम डिफरेंट जो है डेस्क लगाएंगे, स्टॉल्स लगाएंगे, उसके ब्रोशर्स होंगे और उसके हवाले से जो है ना वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अवेलेबल होंगे। गज़ा के हवाले से तो फंड रेजिंग होगी बाकायदा तौर पे, ठीक है। एंड जो स्मोक के हवाले से उसके लिए लोगों को वैसे आप बताएंगे कि जी आप कैसे इससे काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और आप आर्टिस्ट भी हैं तो लगता है इसकी अरेंजमेंट में ज़्यादा किरदार आपका है। नहीं, बस उनको सपोर्ट करने में। बिल्कुल फुल टाइम सपोर्ट इनकी होती है, इनसे मैं मशवरे भी लेता रहता हूँ। वो वाली बात ठीक है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। डेफिनेटली हर कामयाब DG के पीछे एक वाइफ का हाथ होता है। और अभी वैसे ये सवाल गलत टाइम है मेरे ख्याल पूछ लिया, अब कह भी कह सकते हैं आप हाँ की ऑप्शन B तो है नहीं, A ही है। नहीं, मेरी तो कोशिश होती है जहाँ पर उनको चाहिए। लेकिन बड़ी पॉजिटिव सपोर्ट इनकी हमेशा होती है। और मेले में ख़ास तौर पे हम देखते हैं हमारी मीडिया टीम कैसे काम कर रही है, कैसे उसको हमारा सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म से हम कैसे इसको ऑन एयर कर रहे हैं, लोगों में लेके जा रहे हैं। ये तो मसरूफ होते हैं, तो मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। और आर्टिस्ट की सिलेक्शन में भी बताना कि हु इज़ मोर फेमस और किसको आप बुलाएं, तो कौन आपका क्राउड चॉइस बहुत अच्छी है। बड़े-बड़े नाम आप लोगों ने चूज किए हैं। बिल्कुल, इसमें आप साहिर अली बगा है, नूरा लाल है, रिजवान मौज़म कवाल हैं जो फैसलाबाद के बड़े मारूफ कवाल हैं, फिर नदीम अब्बास लूने वाला हैं, फिर रागा बॉयज़ एंड हामिद अली खान साहब हैं, वो भी आ रहे हैं, आरिफ लोहार साहब आ रहे हैं और मुश्ताक छीना आ रहे हैं इसमें। तो एवरी डे इज़ अ बिग डे, ज़बरदस्त, एवरी डे इज़ अ बिग डे। और वहाँ पे सरगोदा के लेवल पे हमारा माशाल्लाह डेली जो फुटफॉल रहता है वो मोर देन 30,000 है। 30,000 पीपल, फैमिलीज, नॉट सिंगल, ये इट्स अ प्योर फैमिली फेस्टिवल। तो फैमिलीज के लिए इतना जबरदस्त मौका है। और सिंगल्स अलाउड ही नहीं है, सिंगल्स इस तरह से नहीं, वो फिर मैसअप हो जाता है वहाँ पे। फिर किसी खुदा न खासा हमारा मोटो ये होता है कि सरगोदा की फैमिलीज को जो अदरवाइज उनको वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं हैं, उनको अपनी तहजीब, सकाफत, कल्चर, मौसीकी और एक अच्छी एक्टिविटी आप लोगों ने जो है वो इंतहाई महफूज अच्छे शाइस्ता माहौल में वो दिए जाए। अच्छा, इस वक्त हमें फोकल पर्सन ऑफ PHA सरगोदा भी ज्वाइन कर चुके हैं, शफकत अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अभी हम इसी मेले से मुताल्लिक डिस्कशन कर रहे हैं और ये बिल्कुल फैमिली के लिए एक प्योर एंटरटेनमेंट जो आप लोग लेकर आ रहे हैं उसी पर हमें डिस्कशन होती है। मैं ज़रूर चाहूँगा जब हम इसकी बात करते हैं कि अरेंजमेंट्स, तो ज़ाहिर एक बड़ा एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितना लंबा प्रोसेस रहा है इसको अरेंज करने के लिए। बहुत शुक्रिया शुएब, थैंक यू वेरी मच टू बी ऑल ऑफ अस हियर। तो सबसे पहले तो हम टीवी ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूँ कि दे हैव ऑनर्ड अस टू प्ले सच अ वंडरफुल रोल फॉर द बेटरमेंट ऑफ सरगोदियंस। तो इसमें हम पंजाब का जो बेसिक कल्चर है उसको हम ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं अंडर द काइंड ऑब्जर्वेशन ऑफ दी डायरेक्टर जनरल साहब। तो बड़ी अच्छी एक लीडरशिप टीम है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि इसमें नॉट अ जॉब ऑफ सिंगल पर्सन। तो इसमें सिक्योरिटी के मामलात हैं, इसके अलावा फूड अरेंजमेंट्स हैं, इसके अलावा हमारा देसी डेरा जो है, जो पंजाब का प्योर कल्चर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। इसमें 7 दिन का ये इवेंट होगा हमारा, और कल ही बल्कि अच्छा कल्चर के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से कल्चर को फरोग दिया जाएगा।
इसमें कल्चर में यही है कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल फूड्स थे, जैसे मकई की रोटी वगैरह हो गया, साग पराठा और मक्खन वगैरह, और जो गुड़ जो निकलता है, ताज़ा गुड़ जिसे हम कहते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये हम अपने लोगों तक जो है वो ट्रेडिशनल फूड्स की शक्ल में हम पहुंचाएंगे, ताकि इनकी अहमियत का अंदाजा हो सके, क्योंकि ये इन चीज़ों की वैरायटीज जो है वो बहुत कम हो गई हैं और लोगों को इनकी अवेयरनेस की और इम्पोर्टेंस की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा आप बताएगा, 7 के 7 दिन आप उधर ही होंगी? 7 के 7 दिन? जी बिल्कुल, 7 डेज हम वहीं अवेलेबल होते हैं, पब्लिक से बल्कि इंटरेक्ट भी करते हैं। जरूरी भी है, बहुत जरूरी है फीडबैक के लिए और आगे उनके मैं चेक करना चाहूँगी सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम तो उसको एज अ फैमिली भी, चूँकि फैमिलीज होती हैं तो उनमें घुल मिल जाते हैं और डिफरेंट जो एरियाज़ हैं। अच्छा, एक एरिया जिसको मैं इस मेले में स्पेशली हम कर रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सिट्रस की प्रमोशन हो रही है। सिट्रस जो है आपको पता है सरगोदा 90% से ज़्यादा सरगोदा की है प्रोडक्शन ना, और इसकी एक्सपोर्ट्स अराउंड $2 बिलियन की लास्ट ईयर थी। तो इस दफ़ा हम TDAP वालों को साथ लेके, सिट्रस के ग्रोअर्स को और डिफरेंट कंपनीज को लेके ना, तो वहाँ पे बहुत आला लेवल की सिट्रस की एग्जीबिशन भी इस मेले का एक जरूरी है। कितनी नजर आ रहा है कि हाँ, और नजर आ रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि होने जा रही हैं, बहुत सारे। कुछ आवाम को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कि लोग वहाँ पर क्यों आए, कुछ आप कल्चरल इवेंट्स से मुताबिक, कल्चर के नाम पे सिर्फ खाने की बात हम नहीं कर सकते। नहीं, देखिए कल्चर के नाम पे जहाँ पे खाने डिफरेंट होंगे, जहाँ पे डिस्प्ले डिफरेंट होगा, वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंसेज होंगी। और वो परफॉर्मेंसेज सरगोदा डिवीजन के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की भी होंगी, पंजाब के डिफरेंट रीजन्स की भी होंगी, पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स की होंगी। यस, इवन गिलगित बिल्तिस्तान के जो हैं, जो डांस हैं या परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी उसमें डेली होंगी। तो एक ज़बरदस्त किस्म का लोगों को वहाँ पे महसूस होने का मौका होगा। ज़रूर आएँ, देखें वहाँ पे सकाफत के, कल्चर के और मौसम के हवाला से खूबसूरती के रंग ज़बरदस्त PHA सरगोदा के साथ। क्या बात है। कोई अब चीज़ आप ऐड करना चाहें आखिर में? बस ये फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है और हमारी कोशिश है कि इस जो कभी होता है कि स्मोक है, कभी गज़ा का इशू है, तो लोग थोड़ा बाहर निकले, इजी फील करें और एंटरटेन करें ना खुद को। फैमिली टाइम होना चाहिए और इसके लिए ज़रा आपने मेरा सजाया, बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट आपको, आपकी पूरी टीम को जो कि मेला सजा रही है। इसी के साथ आज की प्रोग्राम से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।